द अनवांटेड सन्स मिलियनेयर सिस्टम पार्ट 05। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 41। एस गहरे अपराध बोध से ग्रस्त था, जिससे वह छुटकारा नहीं पा रहा था। वह बूढ़े हॉकिन की संदिग्ध आंखों और लियोनिद पेट्रोविच के रहस्यमय नाम के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसने रामोस को उसकी मनचाही चीज दे दी थी और उस आदमी का गुप्त राज छुपाए रखा था। सिस्टम ने उसके काम को कुशल बताया था, लेकिन इस कृत्य ने एस को बेहद गंदा और बेबस महसूस कराया। इनाम से उसे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि यह एक छोटा, शांत सुधार था जिसे केवल वही महसूस कर सकता था। उसने महसूस किया कि अब उसके विचार थोड़ी तेजी से चल रहे थे और मानसिक संबंध अधिक आसानी से बन रहे थे। उसका न्यूरल इंटरफेस अधिक कुशल महसूस हो रहा था, मानो उसके दिमाग में कोई अच्छी तरह से काम करने वाला उपकरण हो। उसने कार्यशाला में एक खराब रेडियो को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था और महसूस किया कि नैनोकण उसकी त्वचा के नीचे गूंज रहे थे, क्योंकि वे उसके आदेशों का पालन थोड़ी तेजी से कर रहे थे। यह उपयोगी तो था, लेकिन साथ ही यह इस बात की याद दिलाता था कि उसकी शक्ति केवल उसे पोषण देने से ही बढ़ती है। एवलिन अपनी हमेशा वाली जगह से उसे देख रही थी। उसके लैपटॉप से जानी पहचानी नीली रोशनी निकल रही थी। उसने बंदरगाह पर हुई घटना के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि एस के कंधों का तनाव और उसकी चुप्पी ने उसे सब कुछ बता दिया था। बोरलैंड से आए $2000 ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, उसने खामोशी को चीरते हुए कहा। वह उस पर आरोप नहीं लगा रही थी, वह बस एक सच्चाई बता रही थी। इस घटिया जगह का किराया $90 है और सिल्वा ऐसे खाता है जैसे सर्दियों के लिए भंडार जमा कर रहा हो। हमें इस हफ्ते कोई और ग्राहक ढूंढना होगा। एस को ये रकम बहुत बड़ी लगी और उसने सिर हिलाया। हालांकि कुछ समय पहले तक $90 भी बहुत बड़ी रकम थे, लेकिन अब यह आने वाले खर्चों की विशाल दीवार की पहली ईंट जैसी लग रही थी। हम रामोस के एक और काम सौंपने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसने सहमति जताई। उसने डीके के लॉकबॉक्स से निकाले गए फोल्डरों के ढेर की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने एक नई, कम बदबूदार जगह पर छिपा दिया था। हमारे पास शहर के सबसे बुरे लोगों की सूची है। हमने अभी अभी एक भ्रष्ट पुलिस वाले को सुरक्षा के लिए पैसे देने के लिए मना लिया है, तो अब हमें किसे निशाना बनाना चाहिए। एवलिन पहले से ही उससे एक कदम आगे थी। उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन घुमाकर उसे सिटी ट्रिब्यून का एक सुव्यवस्थित, पेशेवर समाचार लेख दिखाया, जिसका शीर्षक था, शहर ने जज हेमलॉक की 40 वर्षों की सेवा का जश्न मनाया। साथ में छपी तस्वीर में एक दादाजी जैसी मुस्कान और पैनी नजरों वाला व्यक्ति मेयर से हाथ मिला रहा था। एवलिन ने अपने कसर को प्रशंसात्मक शब्दों के बीच दबे एक विशेष पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए आगे बढ़ाया। लेख में न्यायाधीश को समुदाय का एक स्तंभ और एक समर्पित लोक सेवक बताया गया है, जिन्होंने विलो लेक स्थित अपने ग्रीष्मकालीन घर में शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति का आनंद लेने की योजना बनाई थी। विलो लेक, एवलिन ने संदेह भरे स्वर में दोहराया। उसने बताया कि वहां संपत्ति की औसत कीमत $12 लाख है और काउंटी रिकॉर्ड के अनुसार न्यायाधीश ने ठीक 2 साल पहले उसी ग्रीष्मकालीन घर का ऋण एक मुश्त नकद में चुका दिया था। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए उसने एक धुंधली, अंधेरी तस्वीर वाली एक और विंडो दिखाई, जो एक ट्रैफिक कैमरे से ली गई थी। तस्वीर में वह कार दिखाई दे रही थी जिसे उसने न्यायाधीश की कथित तौर पर साधारण सी दिखने वाली सिटी सेडान बताया, जो द ऑब्सीडियन रूम के वैलेट पार्किंग लाइन में खड़ी थी। यह एक ऐसा खास क्लब है जहां पार्किंग के लिए ही सालाना $25,000 की सदस्यता फीस लगती है। उसने एस की ओर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह स्थिति को समझ गया है। न्यायाधीश के रूप में उसका वेतन उस तरह की जीवन शैली को वहन करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा वह डीक की सूची में है और उसके खिलाफ जांच फाइल बहुत मोटी है। इसमें रिश्वत लेकर सजा कम करवाने, केस फाइलों को गायब करने और संपत्ति जब्त करने के सबूत हैं, जो अंततः उसके दोस्तों के हाथों में चली जाती है। उसने अपने आधुनिक कंप्यूटर डैशबोर्ड को खोलने के लिए एक कुंजी दबाई। कुछ क्लिक में उसने hemlock_w_retirement_package नाम से एक नई फाइल बनाई और उसकी स्थिति को एन्क्रिप्टेड कर दिया ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। एस को बात समझ में आने लगी। तो वह रिटायर होने वाला है। वह चुराए हुए सारे पैसे लेकर आराम से जीवन बिताने की योजना बना रहा है। उसके पास खोने के लिए सब कुछ है और इसे बचाने के लिए उसके पास बहुत कम समय बचा है। बिल्कुल सही, एवलिन ने जवाब दिया। वह एकदम सही ग्राहक है। उसे डर है कि कोई घोटाला उसकी सेवानिवृत्ति को बर्बाद कर देगा, इसलिए उसे डीके जैसे गुंडे की धमकी की जरूरत नहीं है। उसे एक ऐसी विवेकशील और पेशेवर फर्म की जरूरत है जो ये सुनिश्चित करे कि नागरिक जीवन में लौटने के दौरान उसका संदिग्ध वित्तीय इतिहास पूरी तरह से गोपनीय रहे। एस के पेट में एक जानी पहचानी, बेचैनी भरी मरोड़ उठी। उसे एहसास हुआ कि यही वह नया खेल है जो उसे खेलना होगा। अब उसका जीवन भीख मांगने या शेयर बाजार में जोखिम भरे दांव खेलने पर निर्भर नहीं था, बल्कि यह उन लोगों को मन की शांति बेचने पर निर्भर था जो शहर को बर्बाद कर रहे थे।
यह नई योजना ज़्यादा समझदारी भरी और सुरक्षित थी, लेकिन साथ ही साथ कहीं ज़्यादा बुरी भी थी। मुंह में कड़वाहट लिए उसने आखिरकार सहमति जताई और कहा, ठीक है, चलो कॉल करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एस ने वही शांत, पेशेवर और कठोर लहजा अपनाने का फैसला किया जो उसने बोरलैंड पर इस्तेमाल किया था, यानी एड्रियान चेज का लहजा। उसने अदालत के मुख्य नंबर पर कॉल किया। डीके की फाइल में मिली एक छोटी सी जानकारी का इस्तेमाल करके वह सीधे जज हेमलॉक के निजी कार्यालय में बात करने में कामयाब हो गया। एक महिला ने तीखी और अधीर आवाज में उत्तर दिया, जज हेमलॉक का कार्यालय। एस ने अपने लहजे को तटस्थ और पेशेवर रखते हुए कहा, मैं अगिस सॉल्यूशन से एड्रियन चेज बोल रहा हूं। मैं जज से उनकी आगामी सेवानिवृत्ति और उनकी संपत्ति की दीर्घकालिक सुरक्षा के संबंध में बात करने के लिए फ़ोन कर रहा हूं। उन्होंने जानबूझकर इसे वित्तीय निवेशों के बारे में एक निर्धारित कॉल की तरह पेश किया। कुछ देर रुकने के बाद महिला ने जवाब दिया, एक पल रुकिए कृपया। इस बार इंतज़ार बहुत लंबा था। एस ने जज के आलीशान दफ्तर के दृश्य की कल्पना की, हेमलॉक की शुरुआती उलझन, जब वह उस कंपनी को याद करने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने कभी काम पर नहीं रखा था, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ डर। आखिरकार फ़ोन पर एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ये वही दादाजी जैसी आवाज़ थी जो एस ने समाचार वीडियो में सुनी थी, लेकिन अब उसमें से सारी गर्माहट गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक सतर्क और दृढ़ शांति छाई हुई थी। मैं हेमलॉक बोल रहा हूँ। आपने खुद को कौन बताया था? माननीय महोदय, एड्रियान चेज, एजिस सॉल्यूशन से। हम संवेदनशील सूचनाओं के गोपनीय प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं। हाल ही में हमें एक ऐतिहासिक संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे हम सुरक्षित रखना चाहेंगे। हम इसे Hemlock_W_Retirement_Package कह रहे हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा था। एस को ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति के न्यायिक वस्त्रों के बीच उसके दिल की धड़कन सुन सकता हो। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, हेमलॉक ने कहा, लेकिन उसका झांसा देने का प्रयास कमज़ोर था और उसकी आवाज़ में स्पष्ट तनाव से बेअसर हो गया। जी हाँ, माननीय न्यायाधीश, एस ने सहजता से कहा। हमारे कई ग्राहक अपनी वसीयत संबंधी योजना को पूरी तरह गोपनीय रखना पसंद करते हैं। आपको समझाने के लिए हमने एक डैशबोर्ड का सुरक्षित लिंक दिया है जो आपकी फ़ाइल की वर्तमान स्थिति दिखाता है। ये केवल आपकी पुष्टि के लिए है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। फिर उसने एवलिन को सिर हिलाकर इशारा किया, जिसने तुरंत लिंक भेज दिया। 1 मिनट का सन्नाटा छा गया। एस उस दृश्य की कल्पना कर सकता था। जज हेमलॉक ओक की लकड़ी से बनी दीवारों वाले अपने आलीशान दफ्तर में बैठे अपने फ़ोन को घूर रहे होंगे। फिर वे एस द्वारा भेजे गए लिंक को देखेंगे और उनके मन में डर की एक लहर दौड़ जाएगी। हेमलॉक लिंक पर क्लिक करेंगे और एक बेहद पेशेवर दिखने वाली वेबसाइट देखेंगे। उन्हें अपने नाम की एक फ़ाइल दिखेगी जिस पर लाल रंग में एन्क्रिप्टेड लिखा होगा। उन्हें नकली कंप्यूटर लॉग भी दिखेंगे जिनसे पता चलेगा कि अज्ञात स्रोतों ने उनकी फाइलों में सेंध लगाने की कोशिश की थी। ये पूरा नाटक इतना सलीके से रचा गया था कि बिल्कुल असली लगे। जब हेमलॉक ने आखिरकार दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ धीमी और तनाव से भरी हुई थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? माननीय न्यायाधीश महोदय, हमें बस $3000 चाहिए, एस ने समझाया। इससे हमारी प्रीमियम सुरक्षा सेवा का 1 महीने का शुल्क चुकाया जा सकेगा, जिसमें सक्रिय निगरानी, एन्क्रिप्शन, जांच और गोपनीयता का हमारा पूर्ण आश्वासन शामिल है। ये गारंटी देता है कि आपकी सेवानिवृत्ति से जुड़ी निजी जानकारी गोपनीय और अप्रकाशित रहेगी। एस ने कुछ देर तक अपनी बात को हवा में लटकाए रखा और फिर कहा, हमारा मानना है कि शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति के लिए यह बहुत छोटी सी कीमत है। $3000, हेमलॉक ने भावहीन स्वर में दोहराया। और आपकी यह सेवा, क्या आप गारंटी देते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं होगी? एस ने शांत भाव से कहा, माननीय न्यायाधीश, हमें एक सुरक्षा कवच की तरह समझें। हमारा काम आपको मुसीबतों से बचाना है, न कि मुसीबतें पैदा करना। फिर एक लंबा सन्नाटा छा गया। एस को लगभग जज के दिमाग में चल रही गणनाएं सुनाई दे रही थीं, क्योंकि वह जोखिमों का आकलन कर रहे थे और अपने करियर के अंत के इतने करीब आकर बेनकाब होने के भयानक डर से सहमे हुए थे। ठीक है, जज ने अंततः कड़वाहट और निराशा से भरे स्वर में कहा, मैं भुगतान कैसे करूं? पता न चलने वाला तरीका अपनाएं। नॉर्थसाइड ट्रेन स्टेशन पर लॉकर नंबर 209 में नकदी छोड़ दें, एस ने निर्देश दिया। इसका संयोजन 22 अक्टूबर 35 है। आपको यह आज शाम 5 बजे तक करना होगा। जैसे ही हमें पैसे मिल जाएंगे, आपकी ऑनलाइन स्थिति सक्रिय सुरक्षा में अपडेट हो जाएगी। हम अगले महीने के भुगतान के बारे में आपसे फिर संपर्क करेंगे। समझ गया, हेमलॉक ने फुसफुसाते हुए कहा, और कॉल अचानक समाप्त हो गई। एस ने फ़ोन नीचे रख दिया और महसूस किया कि इस बार उसका हाथ स्थिर था। उसे अब भी अपराध बोध हो रहा था, लेकिन ये भावना एक सुन्न कर देने वाली आवश्यकता के बोध से दब रही थी। उसने एवलिन की ओर देखा और कहा, वह मान गया है। वह आज शाम 5 बजे तक 3000 पहुंचा देगा। एवलिन मुस्कुराई नहीं, उसने बस अपने लैपटॉप की ओर रुख किया और स्क्रीन पर जानकारी अपडेट की।
जज हेमलॉक की फाइल के बगल में लाल ताले का आइकन चमका और फिर हरा हो गया, जिस पर लिखा था सक्रिय सुरक्षा निगरानी शुरू। अब हमारे 2 ग्राहक हो गए, उसने सपाट भावहीन स्वर में कहा। पहले एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और अब एक बेईमान न्यायाधीश। हमारे बेईमान ग्राहकों का अच्छा खासा संग्रह बनता जा रहा है। एस ने अपनी कार्यशाला के चारों ओर नजर डाली, जो काले धन से खरीदी गई एक जर्जर किले जैसी थी। कोने में सिल्वा एकाग्रचित होकर जीभ बाहर निकाले एक नए कागज पर अपने ढाल के लोगों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। उसका लक्ष्य एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो चील जैसा दिखे, लेकिन फिलहाल वह एक डरी हुई मुर्गी जैसा लग रहा था। बेंच पर एस का नया बना फोन रखा था, जो रामोस ने दिया था। फिलहाल वह शांत था, लेकिन एस जानता था कि जल्द ही उस पर कोई और कॉल आ जाएगी। अभी उनके पास $3000 आने वाले थे, जिसका मतलब था कि वे अभी भी गुजारा कर रहे थे। हालांकि एस उस गुजारे के साथ आने वाली भारी कीमत को संभालना सीख रहा था। चैप्टर 42। जज हेमलॉक ने उसे जो $3000 दिए थे, वह महज एक अस्थायी समाधान था। हालांकि इससे उसकी वर्कशॉप का किराया और एक हफ्ते का राशन तो निकल जाता था, लेकिन एस को पहले से ही लग रहा था कि ये पैसे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। उसे लगातार एक हल्की सी बेचैनी सताती रहती थी। ये उसके दिमाग में एक धीमी सी भनभनाहट की तरह थी, जिसे वह अब अपने जीवन का एक सामान्य हिस्सा मानने लगा था। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि सिस्टम पूरी तरह चुप रहा। उसे न तो कोई नया काम दिया और न ही कोई आसान रास्ता। ये बस एक खामोश पहरेदार की तरह पृष्ठभूमि में मौजूद था, उसकी गलती का इंतजार कर रहा था। रामोस की नौकरियों से मिलने वाला पैसा दागदार था, मानो उसके गले में बंधी कोई रस्सी उसे काबू में रखती हो। वहीं एजिस के ग्राहकों से मिलने वाला पैसा उसे एक अलग ही तरह से गंदा लगता था, जिससे उसे ऐसा महसूस होता था कि उसका पूरा जीवन दूसरों के भ्रष्टाचार की नींव पर बना है। वह जानता था कि उसे आय का कोई दूसरा स्रोत ढूंढना होगा, कुछ ऐसा जो सचमुच और पूरी तरह से उसका अपना हो। एस विशाल खाली गोदाम इकाई यूनिट B17 के बीचों बीच अकेला खड़ा था। विशाल कमरे में, जहां धूल और सूखी कंक्रीट की हल्की सी गंध फैली थी, केवल उसकी अपनी हलचल की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। कमरा नामात्र का था, जिसमें केवल एक अस्थिर वर्कबेंच, एवलिन का लैपटॉप ठंडी नीली रोशनी से जगमगा रहा था, और एक कमजोर सा सीलिंग बल्ब था जो अंधेरे को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा था। सिल्वा और उसकी घबराहट भरी ऊर्जा की अनुपस्थिति में खोखला सन्नाटा भारी और असामान्य रूप से शांत लग रहा था। बारटेंडर अपने घर लौट गया था, डीके के गुंडों के साथ हुई मुठभेड़ की याद को मिटाने की कोशिश कर रहा था, और एस को खुशी थी कि वह चला गया था। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे उसे खुद ही हल करना था। रेडियो कनेक्शन को ठीक करने वाले नैनोकणों की हालिया घटना की याद से उसकी उंगलियों में अभी भी झुनझुनी हो रही थी। वह उनकी शक्ति को अपनी त्वचा के ठीक नीचे एक शांत, अदृश्य शक्ति की तरह महसूस कर सकता था, जो निर्देशित होने की प्रतीक्षा कर रही हो। हालांकि वह सोच रहा था कि अगर उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी न हो तो इतने शक्तिशाली मरम्मत उपकरण का क्या फ़ायदा। इसे काम में लाने के लिए उसे एहसास हुआ कि उसे कच्चा माल ढूंढना होगा, उसे कबाड़ ढूंढना होगा। 1 घंटे बाद एस ऑटो रिपेयर शॉप के पीछे की तंग गलियों में खोजबीन करके लौटा। उसका बैग अब काफ़ी भारी हो चुका था। उसे एक जंग लगे कूड़ेदान में कुछ फेंकी हुई चीज़ें मिलीं, एक कैसेट प्लेयर जिसमें टेप चबाकर बाहर लटका हुआ था, एक ताररहित फ़ोन जिसका निचला हिस्सा टूटा हुआ था, और एक छोटा पोर्टेबल टीवी जिसकी स्क्रीन काली और खाली थी। उसने उन सभी को वर्कबेंच पर उलट दिया, जहां वे कई धीमी आवाज़ों के साथ गिरे। एवलिन ने अपनी स्क्रीन से नज़रें उठाकर एक भौं ऊपर उठाए। तुम कहाँ गए थे? खजाने की खोज पर, उसने व्यंग्य से भरी सूखी आवाज़ में पूछा। उत्पाद परीक्षण, एस ने एकाग्रता से भरी आवाज़ में जवाब दिया। उसने सबसे पहले पोर्टेबल टीवी उठाया। वह आश्चर्यजनक रूप से हल्का था और उसकी प्लास्टिक की बाहरी परत पर धूल और चिकनाई की एक पतली परत जमी हुई थी। घिसी हुई पीली पावर कॉर्ड मिलने के बाद उसने उसे दीवार के सॉकेट में लगाया। कुछ नहीं हुआ, न कोई आवाज़ आई, न कोई झिलमिलाहट हुई, और न ही जीवन का कोई संकेत मिला। टीवी पूरी तरह से बंद था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान भीतर की ओर केंद्रित किया। यह अनुभव न्यूरल इंटरफेस के उपयोग जैसा बिल्कुल नहीं था, जिससे तीव्र दर्द होता था और नीरस नीले रंग का पाठ प्रदर्शित होता था। इसके विपरीत यह अनुभव अलग था, नर्म लेकिन समझना भी कठिन। उसने उस अनुभूति को पुनः महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने पहले अनुभव की थी, ऊर्जा के लाखों छोटे छोटे बिंदुओं की वह अनुभूति जो उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने कल्पना की कि ऊर्जा उसके भीतर से प्रवाहित होकर उसकी बांह से होते हुए उसकी उंगलियों तक पहुंच रही है। टीवी के प्लास्टिक कवर पर टिकी उसकी हथेली में हल्की सी गर्माहट फैलने लगी। उसने अपनी सारी इच्छाशक्ति एक ही सरल विचार में लगा दी। वह चाहता था कि यह ठीक हो जाए। वह बस इसे चालू करना चाहता था। उसके हाथ में गर्मी बढ़ती गई और धीरे धीरे एक हल्की भिनभिनाहट भरी गर्मी में बदल गई। उसे उपकरण के अंदर कुछ हलचल महसूस हो रही थी, एक सूक्ष्म गतिविधि जिसे वह देख तो नहीं सकता था लेकिन महसूस कर सकता था। यह ऐसा था जैसे किसी दीवार के पीछे मधुमक्खियों का छत्ता व्यस्तता से काम कर रहा हो।
उसके आसपास ओजोन और गर्म प्लास्टिक की हल्की सी गंध फैल गई और वह सोचने लगा कि क्या कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है या कोई सर्किट किसी तरह खुद को ठीक कर रहा है। उसे एक हल्की सी चटकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद एक धीमी स्थिर गूंज सुनाई दी। अंधेरी स्क्रीन हल्की सी झिलमिला रही थी और कांच पर स्थिर बर्फ की तरह चमक रही थी, साथ ही एक कर्कश फुफकारने की आवाज़ भी आ रही थी। फिर धीरे धीरे एक छवि स्पष्ट होने लगी, जिसमें एक चमकीले रंगों वाला सुबह का समाचार कार्यक्रम दिखाई दिया, जहां मेजबानों की मुस्कान भद्दी और अवास्तविक लग रही थी। उसके मुंह से हैरानी भरी बेतहाशा हंसी निकल पड़ी। ये सचमुच काम कर गया था। लेकिन उसके हाथ में गूंजती हुई गर्माहट कम नहीं हुई। हालांकि उन्होंने अपना प्राथमिक आदेश पूरा कर लिया था, फिर भी नैनोकणब बेचैन और असंतुष्ट लग रहे थे। उन्हें जो प्रोग्रामिंग की गई थी उसमें इसे ठीक करने और बेहतर बनाने का निर्देश स्पष्ट नहीं था, और उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। टीवी का फीका धूसर प्लास्टिक का आवरण बदलने लगा। खरोंचे और निशान ऐसे मिट गए मानो हजारों अदृश्य हाथों से पॉलिश की जा रही हो। रंग भी हल्का हो गया, गंदे धूसर रंग से चमकीला, लगभग परावर्तक चांदी जैसा हो गया। ये बदलाव एक धीमी लहर की तरह पूरे उपकरण में फैल गया। प्लास्टिक के बटन, ट्यूनिंग डायल, स्पीकर ग्रिल, सब कुछ पॉलिश किया जा रहा था, परिष्कृत किया जा रहा था और हद से ज़्यादा पॉलिश किया जा रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में रूपांतरण पूरा हो गया। एस के हाथ में एक छोटी, चकाचौंध कर देने वाली चमकदार क्रोम की ईंट थी। यह इतनी दर्पण जैसी थी कि वह इसकी सतह से अपना ही हैरान परेशान चेहरा देख सकता था। सुबह का समाचार कार्यक्रम चलता रहा और उस विचित्र, चमकदार वस्तु से आती हुई हंसमुख, सामान्य आवाज़ें बेतुकी लग रही थीं। वह उसे घूरता रहा। तकनीकी रूप से तो टीवी ठीक हो चुका था, लेकिन साथ ही वह पूरी तरह से हास्यास्पद भी था। भला कौन ऐसा टेलीविज़न चाहेगा जो 30 साल पुराने किसी सस्ते डिस्को का हिस्सा लगता हो। एवलिन ने लैपटॉप से नज़रें ऊपर उठाईं और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आखिर ये सब क्या है? यह एक टीवी था, एस ने अविश्वास से भरी धीमी आवाज में कहा। यहाँ था शब्द महत्वपूर्ण है, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अब तो ये किसी ऐसे टोस्टर जैसा दिखता है जिसे मध्य जीवन का बहुत ही आक्रामक संकट हो गया हो। तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने इसे अभी ठीक किया है, एस ने कहा, लेकिन झूठ बोलते समय उसे अजीब सा लगा। उसने बेंच पर बिखरे औजारों की ओर इशारा किया, जैसे कि एक पेंच और कुछ तार काटने वाले कटर। हालांकि असल में उसने जो किया था उसमें वे पूरी तरह बेकार थे। शायद मैंने गलती से इसे उस क्लीनर से पॉलिश कर दिया जो मैं इस्तेमाल कर रहा था। लगता है मैं जोश में आ गया था। वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया और इसके बजाय उस वस्तु की विचित्र, चमकदार सतह को घूरता रहा। अगले 1 घंटे तक एस ने अपने प्रयोग जारी रखे और नैनोकणों को और अधिक सटीकता से नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। कैसेट प्लेयर को ठीक करना आसान साबित हुआ। उसने एक स्पष्ट आदेश देने पर ध्यान केंद्रित किया, टेप को घुमाने वाली टूटी हुई बेल्ट को ठीक करना। नैनोकणों ने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसा उसने उम्मीद की थी। उसने उपकरण में एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस की, जो केवल उसी एक काम पर केंद्रित थी, और फिर वह गर्माहट धीरे धीरे गायब हो गई। इसे परखने के लिए उसने एक धूल भरी पुरानी रॉक एंड रोल टेप ढूंढी, उसे लगाया और प्ले बटन दबाया। एक पल की खामोशी के बाद गिटार की कर्कश ध्वनि कार्यशाला में गूंज उठी। यह एक साफ सुथरी और सटीक मरम्मत थी, जो उसे एक छोटी सी जीत जैसी लगी। तार रहित फोन का प्रयोग आंशिक रूप से सफल रहा। वह बेस यूनिट को चालू करने में कामयाब रहा, जिसकी बत्तियां नियमित रूप से जल बुझ रही थीं। लेकिन जब उसने हैंडसेट को ठीक करने की कोशिश की तो उसका ध्यान भटक गया। नैनोकणों ने समस्या को भांप लिया, लेकिन बिना किसी विशेष निर्देश के उन्होंने टूटे हुए एंटीना को सुधारने का फैसला किया। उन्होंने उसे जोड़कर एक चिकना, पूरी तरह से बेकार चांदी का नुकीला टुकड़ा बना दिया। अब उसके पास एक छोटा सा संग्रह था, एक पूरी तरह से ठीक किया हुआ कैसेट प्लेयर, एक आधा अधूरा ठीक किया हुआ फ़ोन जिसमें एक हथियारबंद एंटीना जैसा कुछ लगा हुआ था, और एक बेहद भ्रमित दिखने वाला टेलीविज़न। ये तो कमाल की चीज़ है, एवलिन ने सामान का जायज़ा लेते हुए कहा। उसने क्रोम का टीवी उठाया और उस पर अपनी ही परछाई को अजीबोगरीब ढंग से बिगड़ते हुए देखा। इस अजीब से टीवी को गिरवी की दुकान में बेचकर शायद कुछ पैसे मिल जाएं। कैसेट प्लेयर, क्या आजकल कोई उसे खरीदता भी है? एस ने उम्मीद की एक पतली सी किरण थामे हुए कहा, शायद कोई ले ले। शायद पुरानी यादों के लिए या कोई संग्राहक इसे खरीदना चाहे। उम्मीद बहुत कमज़ोर थी, पर यही एकमात्र उम्मीद थी। उसने तीनों चीज़ें अपने पुराने बैग में रख लीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस गिरवी की दुकान का नाम कैश फॉर ट्रैश था। वह एक छोटी, अस्त व्यस्त जगह थी जो किसी गुफा जैसी लगती थी। हवा में धूल, पुरानी धातु और निराशा की गंध फैली हुई थी। दुकान में लोगों की गलतियों को दर्शाने वाली चीज़ें भरी पड़ी थीं। टूटे हुए गिटार, बिना तार वाले वीडियो गेम सिस्टम और नकली रत्नों वाली अंगूठियां धूल से भरी हुई अपनी पेटियों में पड़ी थीं। दुकान का मालिक गैरी नाम का एक लंबा चौड़ा आदमी था।
उसने एक मैला कुचैला एप्रन पहन रखा था और उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं, मानो उसने बहुत सारी दुख भरी कहानियां सुनी हों। वह एस द्वारा बेची जा रही चीज़ों को गहरी शंका से देख रहा था। गैरी ने सबसे पहले पुराना कैसेट प्लेयर उठाया। वॉकमैन बुरा नहीं है, उसने बटन दबाते हुए कहा। अंदर की टेप आसानी से घूम रही थी। मैं इसके लिए तुम्हें $20 दे सकता हूँ। एस का दिल बैठ गया। उसने उस पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत की थी और उसे यकीन था कि वह खिलाड़ी सिर्फ $20 से कहीं ज्यादा का हकदार था। इसके बाद गैरी ने कॉर्डलेस फ़ोन को देखा। उसने बेस को एक आउटलेट में प्लग किया और एक छोटी सी लाइट जल उठी। बेस यूनिट तो काम कर रही है, उसने कहा, लेकिन हैंडसेट बेकार है, खासकर इस चीज़ के लगे होने के बाद। उसने उस ठोस चांदी के स्पाइक को झटका दिया जो कभी एंटीना हुआ करता था। वॉकमैन के लिए मेरी सबसे अच्छी पेशकश $10 है। आखिरकार गैरी ने एस द्वारा क्रोम से ढके छोटे टेलीविजन को उठाया। उसने गहरी भौहें चढ़ाते हुए उसे अपने बड़े हाथों में पलटा। आखिर तुमने इसके साथ क्या किया? उसने पूछा। क्या तुमने इसे पिघली हुई धातु में डुबो दिया? एस ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, यह एक रेट्रो मॉडिफिकेशन है, हालांकि उसका झूठ उसे खुद भी कमजोर लग रहा था। ये बेवकूफ़ी भरा लगता है, गैरी ने सपाट लहजे में कहा। लेकिन किसी वजह से उसने उसे दीवार के सॉकेट में लगा दिया। समाचार कार्यक्रम अभी भी चल रहा था। पत्रकारों के चेहरे चमकदार दर्पण जैसी स्क्रीन पर अजीब तरह से प्रतिबिंबित हो रहे थे। गैरी 1 मिनट तक उसे देखता रहा, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। फिर एस को घोर आश्चर्य हुआ जब उस आदमी ने एक छोटी, जोरदार हंसी हंसी। मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं, उनमें से ये सबसे बदसूरत है, उसने अविश्वास से सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। यह इतनी बुरी है कि लगभग अच्छी लगती है। मुझे तो ये पसंद भी आ रही है। आपको आश्चर्य होगा कि लोग कितनी अजीबोगरीब चीज़ें खरीदते हैं। पर्यटक तो चमकने वाली कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इस टीवी के लिए $40 दूंगा। एस दंग रह गया। कुल $70। ये वो $2000 नहीं थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। ये तो उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ज़रूरी पैसों का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। लेकिन ये वो पैसा था जो उसने खुद अपनी अनोखी कला से कमाया था। उसने ये पैसा बिना किसी को धमकाए या किसी बेबस आदमी को धोखा दिए हासिल किया था। हफ्तों में पहली बार उसके हाथ में मौजूद पैसा उसे सच्चा और ईमानदार लगा। ठीक है, एस ने शायद थोड़ी जल्दी में कहा। गैरी ने नकदी गिनी, कुछ मुड़े तुड़े $20 के नोट और एक $10 का नोट। ये असली पैसे थे। जैसे ही एस जाने के लिए मुड़ा, उसके पीछे दरवाजे की घंटी बजी और गैरी ने उसे आवाज़ दी। अरे बच्चे, अगर तुम्हें इस तरह की कोई और अजीबोगरीब चीज़ मिले तो उसे मेरे पास ले आना। ये देखने में बेहद भद्दी है, लेकिन बातचीत शुरू करने का एक बढ़िया जरिया है। मैं वादा तो नहीं कर सकता कि मैं इसे हमेशा खरीदूंगा, लेकिन मैं इसे ज़रूर देखूंगा। एस अपनी जेब में $70 लेकर गिरवी की दुकान से बाहर निकला। हालांकि यह छोटी रकम थी, लेकिन हेमलॉक द्वारा उसे दिए गए $3000 से कहीं अधिक भारी और महत्वपूर्ण महसूस हुई। अपनी कार्यशाला यूनिट B17 की खाली गूंजती खामोशी में वापस आकर उसने नोटों का छोटा सा ढेर एवलिन के लैपटॉप के बगल में वर्कबेंच पर रख दिया। $70, उसने सीधे सादे शब्दों में कहा। एवलिन ने पैसों से नज़र हटाकर एस के चेहरे पर देखी, जहां उसे गर्व और निराशा का मिला-जुला भाव नजर आया। उसने कोई मजाक नहीं किया, बल्कि धीरे से सिर हिलाकर सहमति जताई। यह एक शुरुआत है, उसने एस के ही विचारों को दोहराते हुए कहा। हम इससे एक बेहतर लैंप खरीद सकते हैं। ये वाला तो लगभग बेकार है। एस ने छत से लटकते कमज़ोर, नंगे बल्ब की ओर देखा। उसकी रोशनी कार्यशाला के अंधेरे को मुश्किल से ही दूर कर पा रही थी। उसे अपने अंदर नैनोकणों की हलचल महसूस हुई, जो बेचैन और उत्सुक थे और उसे ठीक करने और बेहतर बनाने की तीव्र इच्छा से भरे हुए थे। उसने अपने हाथ जेबों में गहराई तक डाले और लैंप से जानबूझकर एक कदम पीछे हट गया। वह जानता था कि उसे नियंत्रण सीखना होगा, न केवल बिजली चालू करना, बल्कि उसे नियंत्रित करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे बंद करना भी सीखना होगा। कार्यशाला में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिस्टम भी शांत था और रामोस का फ़ोन भी बंद था। एक पल के लिए ही एवलिन के लैपटॉप की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी और बेंच पर रखे $70 के बगल में धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हुए दिखाई दिए। ये ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन यह उसका था। चैप्टर 43। गिरवी की दुकान से मिले $70 एक जीत तो थी, लेकिन बहुत छोटी सी। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े घर में लगी आग को सिर्फ एक कप पानी से बुझाने की कोशिश की जा रही हो। दबाव अभी भी बना हुआ था। एस के कंधों पर एक भारी बोझ था। वह जानता था कि अगली मुसीबत आने में बस कुछ ही समय बाकी है। दुर्भाग्य से उसे ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। रामोस का पुराना फ़ोन वर्कबेंच पर बजने लगा, मानो किसी गुस्से वाले कीड़े की तरह सस्ती लकड़ी से टकराकर काम रहा हो। स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया। उसमें सिर्फ एक पता और समय लिखा था, रात 11 बजे, द गिल्डेड केज नाम की जगह। ये पढ़कर एस का पेट कस गया। वह उस जगह से परिचित था।
नाम चाहे जो भी हो, वह कोई आलीशान क्लब नहीं था। वह रामोस के जुए के अड्डों में से एक था, जो एक पुरानी भूली हुई ऑफिस बिल्डिंग के तहखाने में छिपा हुआ था। यह ऐसी जगह थी जहां हताश लोग अपना पैसा गंवा देते थे और अक्सर अपना आपा भी खो बैठते थे। एवलिन ने चिंतित भाव से अपने लैपटॉप से नजरें ऊपर उठाईं। क्या ये किसी और नौकरी के बारे में है? उसने पूछा। ऐसा ही लगता है, एस ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया। संदेश द गिल्डेड केज के बारे में है। रामोस का कहना है कि वह चाहता है कि मैं उनके वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करूं क्योंकि उसे आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी मिली है। एवलिन ने एक छोटी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी जिसमें कोई हास्य नहीं था। संख्याओं में गड़बड़ी, जुए के अड्डे में? मुझे इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। ये स्थिति खतरनाक लग रही है। एस, वह तुम्हें इतनी रात को अकेले ऐसी जगह क्यों भेजेगा? लगता है ये कोई जाल है। एस को पता था कि एवलिन शायद सही कह रही थी। उसे रामोस के साथ अपनी पहली तनावपूर्ण मुलाकात याद थी और कैसे वह आदमी हमेशा लोगों की वफादारी की परीक्षा लेता था। वह जो कुछ भी करता है एक परीक्षा होती है, एस ने फ़ोन जेब में रखते हुए कहा। मुझे बस खुद को साबित करना है और इस परीक्षा में पास होना है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप सुरक्षित बाहर निकल जाएं, एवलिन ने उसे टोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब बेहद गंभीर थी। आप उस इमारत के अंदर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आपको विशेष रूप से उन वित्तीय रिकॉर्डों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वे आपको दिखाने का फैसला करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एस ने गिल्डेड केज में कदम रखा और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। खिड़की विहीन कमरे की छत नीची थी और सिगार के धुएं से धुंधली थी। वातावरण में उन लोगों की तनावपूर्ण ऊर्जा भरी हुई थी जो अपनी हार की भरपाई के लिए बेताब थे। कालीन पर दाग लगे थे और कार्ड टेबल हरे कपड़े से ढके थे जो समय के साथ कई लोगों के इस्तेमाल से घिस चुके थे। हर जगह उसे जुए के चिप्स की लगातार खड़खड़ाहट और बातचीत की धीमी, चिंताजनक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। एक भारी भरकम, गठीले शरीर वाला, गंभीर चेहरे वाला आदमी एक मजबूत, सुदृढ़ दरवाजे के पास पहरा दे रहा था। उसकी निगाहें लगातार कमरे में घूम रही थीं। जैसे ही एस अंदर आया, उसने उसे एक लंबी, घृणास्पद निगाह से देखा। एस ने देखा कि मार्कस पीछे की तरफ एक छोटे, अव्यवस्थित दफ्तर के पास दीवार से टिका हुआ है। मार्कस स्पष्ट रूप से वहां नहीं रहना चाहता था। उसने बस अपना सिर दफ्तर के दरवाजे की तरफ झटका और कहा, वह अंदर है। हिसाब किताब की किताबें मेज पर रखी हैं। मैनेजर का नाम कोवाक है। उसका समय बर्बाद मत करो। ये दफ्तर बंदरगाह पर हार्किन के दफ्तर से भी छोटा था। एक लंबा चौड़ा, गंजा आदमी, जिसकी गर्दन मोटी थी और जिसे एस ने कोवाक समझा, मेज के पीछे बैठा नकदी का एक बड़ा ढेर गिन रहा था। उसने ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। तुम ही होगे वो लेखाकार जिसे रामोस ने भेजा है, उसने कहा। खाते यही हैं। इनमें पिछले 3 महीनों का हिसाब है। पैसों को मत छूना और मुझसे कोई बेवकूफ़ी भरे सवाल मत पूछना। उसकी आवाज़ में ऊब थी, लेकिन एस ने उसकी आंखों में कुछ और ही झलक देखी। क्या ये घबराहट थी या शायद झुंझलाहट? एस बैठ गया और बहीखाते खोले। ये बंदरगाह पर रखे बहीखातों से नए थे, लेकिन इनमें संख्याओं के वही कॉलम थे। लगाए गए दांव, घर की जीत, भुगतान की गई राशि और अंतिम लाभ। आंकड़े पहले तो धुंधले से दिखाई दिए। उसने ध्यान केंद्रित करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर अपना न्यूरल इंटरफेस चालू किया। उसके कनपटी में एक जानी पहचानी, तेज चुभन हुई और उसकी दृष्टि अचानक अविश्वसनीय रूप से तेज और नीले रंग से आभास हुई हो गई। पृष्ठ पर लिखे अंक स्याही से उकेरे गए अक्षरों से बदलकर स्पष्ट डेटा की धाराओं में बदल गए। उसके दिमाग में ठंडी, कुशल प्रणाली ने अपना विश्लेषण शुरू कर दिया। लेस देन विश्लेषण शुरू किया गया। ग्रेटर दैन लेस देन स्कैनिंग लेजर GCOPERATIONS Q3 ग्रेटर दैन लेस देन दैनिक नकद प्राप्ति पर्चियों, डेस्क की दराज में रखी पर्ची से मिलान करना। ग्रेटर दैन लेस देन विसंगति का पता चला। दिन 17 ग्रेटर दैन लेस देन खाता बही प्रविष्टि, शुद्ध हानि -$2,400 ग्रेटर दैन लेस देन नकद पर्ची, शुद्ध लाभ -$8,100 ग्रेटर दैन लेस देन अंतर, $10,500 ग्रेटर दैन लेस देन पैटर्न पहचान, 11वें दिन $9,200 और 24वें दिन $11,000 पर समान भिन्नताएं पाई गईं। ग्रेटर दैन लेस देन कुल साप्ताहिक हानि औसत लगभग $10,000 ग्रेटर दैन लेस देन स्रोत, जाली खाता बही प्रविष्टियां, हस्तलिखित और डिजिटल लॉगिन मिलान। प्रबंधक एल कोवाक ग्रेटर दैन एस का खून जम गया। ये स्पष्ट था, कोवाक रामोस से चोरी कर रहा था और वह जरा भी सावधान नहीं था। यह कोई छोटी मोटी छिपी हुई चोरी नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा, बहता हुआ पाइप था। कोई भी इसका पता लगा सकता था। तो फिर एस को ही इसे खोजने के लिए क्यों भेजा गया था? फिर उसने अपनी स्क्रीन पर अगला अलर्ट देखा। सिस्टम को कुछ और मिला था।
लेस देन द्वितीयक विसंगति का पता चला ग्रेटर देन लेस देन खाता बही संशोधन लॉग दिन 17 की प्रविष्टि 48 घंटे पहले संशोधित की गई। ग्रेटर देन लेस देन संशोधन उपयोगकर्ता NEWUSER_01 ग्रेटर देन लेस देन सुरक्षा फुटेज सिस्टम ओवरराइड उपयोगकर्ता NEWUSER_01 लॉगिन क्रेडेंशियल अस्थायी मंजूरी धारक को आवंटित किए गए एस ग्रेटर देन निष्कर्ष साक्ष्य गढ़े गए हैं। मूल बहीखाते में लाभ दर्शाया गया था। वर्तमान प्रविष्टि उपयोगकर्ता ए को चोरी के लिए फंसाती है। यह एक जाल था, एक खूबसूरती से बिछाया गया जाल। उन्होंने एक नकली समस्या खड़ी की, उसे ढूंढना बेहद आसान बना दिया और फिर डिजिटल सुराग छोड़ दिए जो सीधे उसी तक ले जाते थे। वह ये सोचकर यहाँ से निकलेगा कि उसने अपना काम कर दिया है और एक दिन बाद मार्कस कार्यशाला के दरवाजे पर इस सबूत के साथ खड़ा होगा कि ऐसी चोर था। उनकी दुनिया में यह मौत की सजा के बराबर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोवाक की निगाहें उसे देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं, और वह उस आदमी की उत्सुकता को लगभग महसूस कर सकता था। एस ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि आरोप को नकारना बेकार होगा क्योंकि उसके खिलाफ झूठे सबूत बहुत ही पुख्ता थे। उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वह खेल को पूरी तरह से बदल दे। उसके मन में एक खतरनाक और जोखिम भरा विचार आया। उसने अपने सामने रखे बहीखाते पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से 17वें दिन की प्रविष्टि पर। इस जाल से बचने के लिए उसे उस डिजिटल लॉग को बदलना होगा जिसमें उसके द्वारा किए गए बदलाव का रिकॉर्ड था। वह कंप्यूटर पर टाइप नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करने पर सब पता चल जाता, इसलिए उसे पता था कि उसे कुछ और चालाकी से काम लेना होगा। उसने अपने भीतर की उस नई शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जो उसकी त्वचा के नीचे गूंज रही थी, यानी नैनोकणों पर। इन्हें भौतिक चीज़ों को ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह सोच रहा था कि क्या ये तकनीक के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसने कल्पना की कि ये कण किसी टूटे तार की मरम्मत नहीं करेंगे, बल्कि किसी खास तार को कुछ पल के लिए धीरे से डिस्कनेक्ट कर देंगे। इतना समय कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम में एक छोटी सी बिजली की हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी होगा, एक ऐसी हलचल जो नवीनतम डेटा कैश को दूषित कर देगी और फर्जी लॉगिन के लॉग को मिटा देगी। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह कारगर होगा या नहीं, या इससे पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा और भी ज़्यादा ध्यान आकर्षित होगा। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस आदेश को अंजाम दिया जिसमें नैनोकणों के अदृश्य झुंड को कोवाक की मेज के नीचे स्थित कंप्यूटर टावर की ओर निर्देशित किया गया था। उसके मन में ये कल्पना थी कि वे एक विशिष्ट कनेक्शन पर हमला करेंगे और ऊर्जा का एक सूक्ष्म प्रवाह उत्पन्न करेंगे। उसके हाथ में हल्की सी गर्माहट फैल गई। उसी क्षण डेस्क पर रखा कंप्यूटर मॉनिटर झिलमिला उठा और ऊपर लगा बल्ब आधे सेकंड के लिए मंद होकर फिर पूरी रोशनी से जगमगा उठा। लगता है बिजली का झटका लगा होगा, कोवाक ने स्क्रीन पर घूरते हुए कुछ बटन दबाते हुए बुदबुदाया। इस पूरी इमारत में घटिया वायरिंग है। एस ने अपनी सांस रोक ली। अब कार्रवाई का समय था। चुपचाप उसने अपने मन को सिस्टम से जुड़ने का आदेश दिया। न्यूरल इंटरफेस शुरू हो जाओ। उसने अपना पूरा ध्यान डिजिटल लॉग पर केंद्रित कर लिया। लेस देन सिस्टम रीबूट का पता चला। कैश दूषित हो गया है। ग्रेटर देन लेस देन दिन 17 की प्रविष्टि के लिए संशोधन लॉग उपयोगकर्ता डेटा लोड करने में असमर्थ। दूषित के रूप में चिन्हित। ग्रेटर देन मूल खाता बही का डेटा बरकरार है। विसंगति की पुष्टि हो गई है। प्रबंधक एल कोवाक। ग्रेटर देन ये योजना कारगर साबित हुई। उसे जो नकली डिजिटल सबूत ढूंढने थे वे मिटा दिए गए थे, अर्थहीन कंप्यूटर कोड में बदल दिए गए थे। लेकिन कोवाक की चोरी का असली सबूत अभी भी बही खाते में मौजूद था, जो किसी के भी लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने राहत की सांस ली, जिसका उसे एहसास भी नहीं था कि वह उसे रोके हुए था। उसने बहीखाते से नज़रें उठाकर कोवाक की निगाहों से नज़रें मिलाईं। मैनेजर ऊब दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गंजे सिर पर पसीने की एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। मुझे गलती मिल गई, एस ने शांत स्वर में कहा। उसने 17वें दिन की प्रविष्टि की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ $10,000 गायब हैं। और फिर 11वें दिन और 24वें दिन भी। उसने उन संख्याओं के भार को शांत कमरे में गूंजने दिया। हिसाब सीधा है। किसी ने मुनाफे में से पैसे चुराए हैं और उन्होंने इसे ठीक से छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। बिना कहे ही आरोप सबके सामने स्पष्ट था। उन्होंने सफलतापूर्वक जाल उसी पर वापस फेंक दिया था जिसने उसे बिछाया था। कोवाक का चेहरा पीला से गहरा लाल हो गया। तुम छोटे से, वह गुर्राया और कुर्सी से उठने लगा। तभी दफ्तर का दरवाजा खुला। मार्कस दरवाजे पर खड़ा था, उसके चेहरे पर भावहीनता साफ झलक रही थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसकी ठंडी निगाहें एस के शांत चेहरे से कोवाक के घबराए हुए चेहरे पर टिक गईं। कोई समस्या है क्या? मार्कस ने धीमी, गड़गड़ाती आवाज में पूछा। लेखा रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है, एस ने उठते हुए कहा।
उसने कोवाक की ओर ध्यान न देते हुए अपनी नज़रें मार्कस पर टिकाए रखीं। बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैंने सारी जानकारी लिख दी है। उसने अपनी नोटबुक डेस्क पर मार्कस की ओर सरका दी। मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। मार्कस ने नोटबुक उठाई और जल्दी से आंकड़ों पर नज़र डाली। वह बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा था, इसके बजाय वह सोच में डूबा हुआ था। उसने कोवाक की ओर एक नज़र डाली, जो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर धंस गया था और बीमार सा लग रहा था। बाहर निकलो, मार्कस ने एस से धीमी और धमकी भरी आवाज में कहा। एस को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह दफ्तर से बाहर निकला, तनावपूर्ण और सन्नाटे भरे जुआघर से गुजरा और आखिरकार ठंडी रात की हवा में आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह शार्क से भरे टैंक के ऊपर से पतली रस्सी पर चलकर आया हो। जैसे ही वह कोने से मुड़ा और द गिल्डेड केज से दूर होने लगा, उसे एक नया एहसास हुआ। यह कोई नीली स्क्रीन नहीं थी, यह उसकी सुनने की क्षमता में बदलाव था। रात अब शांत नहीं थी। वह 2 ब्लॉक दूर एक दरवाजे से अखबार की हल्की सरसराहट सुन सकता था। वह 4 गलियां दूर एक कार के स्टीरियो से बज रहे गाने के अलग अलग सुर पहचान सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इन सब को दरकिनार करके केवल अपने दिल की धड़कन की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, जो धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिर लय में लौट रही थी। लेस देन सिस्टम रिवॉर्ड, गुप्त ऑपरेशन सफल रहा। ग्रेटर दैन लेस देन ऑडियो एनहांसमेंट लेवल 2 अनलॉक हो गया है। ग्रेटर दैन लेस देन फिल्टर प्रवर्धन प्रोटोकॉल सक्रिय हो गए हैं। ग्रेटर दैन वह परीक्षा में सफल हो गया था। वह जाल से बच निकला था और उसे एक नई क्षमता मिल गई थी। वह दुनिया को एक बिल्कुल नए तरीके से सुन सकता था। लेकिन जैसे ही उसने शहर की दूर से आती आवाज़ों को सुना, उसके मन में बस यही सवाल था कि उसकी यह तीक्ष्ण श्रवण शक्ति जल्द ही किस नए खतरे को भांप लेगी। चैप्टर 44। दुनिया बहुत शोरगुल भरी थी। एस द गिल्डेड केज से बाहर निकला, उसकी सुनने की क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसे 3 गलियों के पार कूड़ेदान के अंदर चूहे के खरोंचने की आवाज़, बंद खिड़की से आती किसी बहस की धीमी फुसफुसाहट और यहाँ तक कि गुस्से में भरे ततैयों की तरह भिनभिनाते बिजली के तारों की लगातार आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, ध्यान केंद्रित करने और शोर को दूर धकेलने की कोशिश की। यह मानो आग बुझाने वाली नली से पानी पीने जैसा था। लेस देन ऑडियो एनहांसमेंट LV.2 फिल्टरिंग प्रोटोकॉल सक्रिय हो गए हैं। ग्रेटर दैन हताशा के क्षण में उसने मन ही मन एक आदेश भेजा। शोरगुल का वह प्रचंड प्रवाह धीरे धीरे शांत, सहनीय पृष्ठभूमि की गुनगुनाहट में बदलने लगा। उसने पाया कि वह अब भी ध्यान केंद्रित कर सकता है और एक ब्लॉक दूर से आ रही किसी एक बातचीत को सुन सकता है, लेकिन उसके कानों पर लगातार हो रहा हमला अब समाप्त हो चुका था। वह एक ईंट की दीवार से टिक गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। सिस्टम के पुरस्कार कभी भी सौम्य नहीं होते। जब वह अंततः अपनी यूनिट B17 में वापस पहुंचा, तो वह स्थान खाली और शांत था और उस सन्नाटे ने मानो उसके कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। एवलिन अभी भी वहीं थी, उसका चेहरा लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने ऊपर देखा। उसकी पैनी नज़र ने तुरंत देखा कि वह पीला और तनावग्रस्त लग रहा था। क्या हुआ? उसने कमरे की खामोशी को चीरते हुए पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। रामोस ने मेरे लिए जाल बिछाया था, एस ने थकावट से भरी भारी आवाज़ में बताया। जैसे ही उसकी बची खुची ऊर्जा भी खत्म हुई, वह एक बक्से पर बैठ गया, जिससे वह पूरी तरह से बेजान हो गया। ये जुए के अड्डे पर हुआ था। उसने सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया था कि लगे कि मैं ही उससे चोरी कर रहा हूँ। उसने उसे यह न बताने का फैसला किया कि उसने असल में स्थिति को कैसे संभाला था। उसका मानना था कि नैनिट्स और उसे निर्देशित करने वाली रहस्यमयी प्रणाली के बारे में वह जितना कम जानेगी, उतना ही वह सुरक्षित रहेगी। एवलिन ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। मुझे पता था कि वह कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। तुमने क्या किया? एस ने कहा। मुझे असली चोर मिल गया। वह मैनेजर था, कोवाक नाम का एक आदमी। मैंने मार्कस को सबूत दिए और फिर मैं बस निकल गया। ये बात काफ़ी हद तक सच थी, हालांकि उसने खतरनाक डिजिटल तोड़फोड़ और अपने द्वारा उठाए गए भारी जोखिम का जिक्र नहीं किया। एवलिन ने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, तुमने उसकी ही योजना को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। वह अपने लैपटॉप की ओर मुड़ी, लेकिन एस ने देखा कि वह वास्तव में टाइप नहीं कर रही थी। वह बस स्क्रीन को घूर रही थी। उसका शरीर एकदम स्थिर और तनावग्रस्त था। तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसके लैपटॉप के बगल में, उसकी बांह से थोड़ा छिपा हुआ, एक पाठ्यपुस्तक थी। उस पर साफ सुथरे, पेशेवर अक्षरों में शीर्षक लिखा था, मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के सिद्धांत। उसके बगल में एक स्पाइरल नोटबुक थी, जिसके पन्ने साफ सुथरी लिखावट और मांसपेशियों और हड्डियों के विस्तृत रेखाचित्रों से भरे हुए थे। एस बस देखता ही रह गया। वह एक मेडिकल पाठ्यपुस्तक को देख रहा था, फिर भी वह एक धूल भरी कार्यशाला में खड़ा था जहां तेल की गंध आ रही थी और डर से तनाव महसूस हो रहा था।
किताब वहाँ इतनी बेमिल लग रही थी कि उसे लगभग लगा कि वह कल्पना ही कर रहा है। एवलिन, उसने अपनी थकान के बीच उलझन भरे स्वर में पूछा, यह क्या है? वह झिझकी, उसकी यह हरकत इतनी हल्की थी कि वह लगभग देख ही नहीं पाया, और उसने झट से अपना हाथ किताब को ढकने के लिए आगे कर लिया। कुछ नहीं, उसने सहजता से कहा, बस कुछ देख रही थी। एस ने अपनी जिज्ञासा पर काबू न रखते हुए और भी सवाल पूछे। यह कोई मामूली चीज़ नहीं लगती। ये तो मेडिकल छात्रों की किताब है। यह आपके पास क्यों है? एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वह झूठ बोलने वाली है। वह उसे सोचते और बचाव की मुद्रा में देख सकता था। फिर हार मानकर उसके कंधे झुक गए। वह मजबूत, व्यवहारिक महिला जिसे वह जानता था, मानो गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी महिला आ गई जो बहुत छोटी और अधिक कमजोर लग रही थी। उसने एक लंबी, थकी हुई आह भरी। क्योंकि मुझे डॉक्टर ही बनना था, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी और उसमें पहले जैसी तीक्ष्णता नहीं थी। मैं डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी और अपनी कक्षा में सबसे आगे थी। एस पूरी तरह से हैरान था। एवलिन, एक डॉक्टर? उसने कल्पना करने की कोशिश की कि वह अपनी रोजाना की हुडी की जगह डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहने और लैपटॉप की जगह स्टेथोस्कोप पकड़े हुए है। वह उस महिला की छवि को समझ ही नहीं पा रहा था जो इतनी शांति से एक जज को ब्लैकमेल करने की बात कर सकती थी। क्या हुआ? उसने उससे धीरे से पूछा। सब कुछ एक साथ हो गया, उसने सपाट और कड़वे स्वर में कहा। पैसे की समस्या, दबाव। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरी छात्रवृत्ति से ट्यूशन तो भर जाता था, लेकिन किराया, खाना और किताबें नहीं भर पाती थीं। फिर मेरी माँ बीमार पड़ गईं। सारे मेडिकल बिल बढ़ते चले गए और मैं खर्च नहीं उठा पा रही थी। मुझे खाने और $400 की पाठ्यपुस्तक खरीदने के बीच चुनाव करना पड़ा। उसने मेज पर रखी महंगी किताब की ओर इशारा किया। मैंने 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी। अचानक एस को सब कुछ समझ में आ गया। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, दबाव में भी शांत रहने की क्षमता और एक सैन्य जनरल की तरह शोध और योजना बनाने की क्षमता, ये सब एक प्रतिभाशाली दिमाग की निशानी थी जिसे एक अलग तरह की लड़ाई में धकेल दिया गया था। तो कॉफ़ी शॉप, एस ने कहना शुरू किया। कॉफ़ी शॉप में काम करना बस एक नौकरी है जिससे मेरा किराया निकल जाता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से, उसने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। लेकिन ये एक लचीली नौकरी है। इससे मुझे गुजारा करने के दूसरे तरीके मिल जाते हैं। उसने उससे नज़रें हटा लीं, उसकी निगाहें वर्कशॉप के कोने में मौजूद अंधेरे की ओर चली गईं। एस को याद था कि जब वे गुंडे उसके अपार्टमेंट में आए थे तो वह कैसे हिली थी। उसे वे अफवाहें भी याद थी जिनका जिक्र उसके दोस्त सिल्वा ने कुछ हफ्ते पहले किया था, वे अफवाहें जिनकी जांच करने का उसे समय नहीं मिला था क्योंकि वह बहुत व्यस्त था। दूसरे तरीके? उसने पूछा। उसके पेट में एक ठंडी सी घबराहट सी दौड़ गई। एवलिन, तुम किन दूसरे तरीकों की बात कर रही हो? वह इतनी देर तक चुप रही कि उसे लगा कि वह जवाब नहीं देगी। जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए उसके पास झुकना पड़ा। उसकी नई सुनने की क्षमता ने हर मुश्किल से निकले शब्द को पकड़ लिया। एक जगह है, उसने उसकी आंखों में देखे बिना कहा। ये गोदामों वाले इलाके में एक भूमिगत फाइट क्लब है। उन्होंने एक पुराने मालवाहक गोदाम में अखाड़े बना रखे हैं। वहाँ कोई नियम नहीं है। हाँ, एक नियम है, जो अंत तक खड़ा रहता है वही जीतता है। एस के मन में अचानक एक भयानक भय की लहर दौड़ गई। उसने पूछा, क्या तुम वहाँ लड़ते हो? ऐसा नहीं है, उसने आखिरकार उसकी आंखों में देखते हुए बचाव भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर शर्म और गर्व का मिला जुला भाव था। उसने समझाया कि यह कोई यूं ही होने वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि वजन वर्गों वाला एक संगठित कार्यक्रम था। मैं इसमें माहिर हूँ एस, बहुत माहिर। इसमें पैसा जल्दी और काफ़ी मिलता है। बस किसी तरह गुजारा हो जाता है और शायद एक दिन मैं पढ़ाई पर वापस जाने के बारे में सोच सकूं। वह भयभीत होकर उसे देखता रह गया। उसके मन में एक स्पष्ट छवि उभर आई, सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर। एवलिन की नहीं, बल्कि तेज रोशनी में एक फाइटिंग रिंग में अपने से दोगुने कद के प्रतिद्वंद्वी का सामना करती एवलिन की। अपनी प्रतिभाशाली शोधकर्ता मित्र को तनख्वाह के लिए अपनी जान जोखिम में डालते देखना उसके लिए बेहद डरावना था। एवलिन, ये तो पागलपन है। वह भड़क उठा। तुम्हें गंभीर चोट लग सकती थी या तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या कहूँ? उसने पलटकर जवाब दिया। उसका बचाव भाव और गहरा गया। जब तुम्हें सिर्फ $37 के साथ घर से निकाला जा रहा था, तब मुझे $500 के लिए मुंह पर घूंसा पड़ रहा था। एस, हम सब के जीने के अपने अपने तरीके होते हैं। तुम्हारी रणनीति में चीज़ों को ठीक करने और फ़ायदा उठाने की एक रहस्यमयी कला शामिल है। मेरी रणनीति में ये जानना शामिल है कि 200 पाउंड के आदमी को ठीक कहाँ मारना है ताकि वह दोबारा उठ न सके। उनके बीच धूल भरी हवा में उसके शब्द भारीपन लिए गूंज रहे थे। ये पहली बार था जब उसने उसके रहस्यों को स्वीकार करने के इतने करीब कदम बढ़ाया था, और उसने महसूस किया कि वह सही थी। आखिर वह कैसे ये तय कर सकता था कि उसने कैसे जीवित रहने का प्रबंध किया? उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह वास्तविकता की गंभीरता ने ले ली। वे अब सिर्फ 2 गरीब बच्चे नहीं थे,
उनके पास अब सचमुच पैसा था, फिर भी वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उनके पास पैसा ही न हो। एवलिन, इसे देखो, उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। उसने अपने खाली वर्कशॉप की ओर इशारा किया और फिर लैपटॉप स्क्रीन की ओर इशारा किया जिस पर उनका एजिस डैशबोर्ड दिख रहा था। हमारे पास बोरलैंड, हेमलॉक और लॉकबॉक्स से $10,000 हैं। इस जगह का किराया सिर्फ $90 प्रति माह है। अब हमें खाने और मुक्का खाने के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा। एवलिन ने उसकी ओर देखा, उसका रक्षात्मक रवैया उलझन में बदल गया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उन्होंने समझाया, मेरा कहना है कि हम बहुत छोटी सोच रहे हैं। भ्रष्ट पुलिसवालों और जजों से जबरन वसूली करना डीके का काम है और इससे हम कुछ $1000 के लिए ही खतरे में पड़ते हैं। रामोस के लिए काम करना तो बस खुद को मौत के मुंह में धकेलने का एक धीमा तरीका है। वह उठ खड़ा हुआ, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हुए। अब हमारे पास असली पूंजी है और हमारे पास एजिस सॉल्यूशंस है। ये कंपनी ब्लैकमेल के लिए एक नकली मुखौटा नहीं होनी चाहिए, यह एक वैध कंपनी बन सकती है। एस ने उसके संदेह का खंडन किया। हम एक अद्वितीय कौशल वाले समस्या समाधान करता हैं, एक ऐसे शोधकर्ता हैं जो कुछ भी खोज सकते हैं और लोगों के साथ अच्छा काम करते हैं। हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो केवल सप्ताह भर जीवित रहने के बारे में न हो। आपराधिक दुनिया से पूरी तरह से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उसके मन में विचारों का प्रवाह होने लगा। हम सुरक्षा या निजी संचार के लिए एक वास्तविक ऐप विकसित कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी प्रतिभा का उपयोग करे। हम टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खरीदकर, उन्हें ठीक करके और वास्तविक लाभ पर बेचकर तकनीक को सही ढंग से बेच सकते हैं। हम साधारण गेम भी बना सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे वैध तरीके से करेंगे। हम ब्लैकमेल से मिले पैसे का उपयोग एक ईमानदार व्यवसाय बनाने के लिए कर सकते हैं ताकि हमें फिर कभी ब्लैकमेल पर निर्भर न रहना पड़े। उसने उसकी मेडिकल की पाठ्यपुस्तक देखी और फिर उसकी ओर देखा। किसी असली, वैध एजिस से मिलने वाला पैसा तुम्हारी ट्यूशन फीस चुका सकता है। यही हमारे लिए इस समस्या से निकलने का रास्ता हो सकता है। एवलिन उसकी बातों को सुनकर चुप हो गई। सपना इतना विशाल था कि लगभग बेतुका लग रहा था, फिर भी उसका तर्क सही था। उनके पास शुरुआती पूंजी भी थी और आगे बढ़ने का जज्बा भी। यह अच्छा विचार है, एस, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा कोमल थी। लेकिन रामोस अपने नए पालतू अकाउंटेंट को यूं ही वीडियो गेम बनाने के लिए जाने नहीं देगा। उसने उसे वकालत और जुए के अड्डे से 10% हिस्सा नहीं दिया है। वह पैसा हमारे गले में फंदा है। मुझे पता है, एस ने कहा। कड़वी सच्चाई फिर से उसके दिमाग में बैठ गई। मैं यह नहीं कह रहा कि हम आज ही हार मान लें। मैं कह रहा हूं कि हमें कल के लिए योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। हमें बेघर होने की आशंका से काम लेना बंद करना होगा और एक ऐसे स्टार्टअप के सीईओ की तरह काम करना शुरू करना होगा जिसने अभी अभी फंडिंग का पहला दौर हासिल किया है। हम अब सिर्फ गुजारा नहीं कर रहे हैं, एवलिन, हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमारा अपना है। उसने बेंच से रामोस का पुराना फ़ोन उठाया। वह अब भी उसे बेड़ी जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन पहले हमें उस आखिरी काम के लिए रामोस से हर वो डॉलर वसूलना होगा जो उस पर हमारा बकाया है। वह हमें जो भी डॉलर देगा, वह एक और डॉलर होगा जिसका इस्तेमाल हम उससे अपनी आज़ादी खरीदने के लिए कर सकते हैं। एवलिन ने फ़ोन से नज़रें हटाकर एस के दृढ़ चेहरे की ओर देखा। उसकी उदास मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी आंखों में विचारशील, हिसाब किताब लगाने वाली चमक आ गई थी। उसके अंदर का शोधकर्ता फिर से जाग उठा था और उसके सामने एक नई और दिलचस्प समस्या थी, भविष्य का निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, सीईओ, उसने कहा, उसकी पुरानी व्यंग्यात्मक शैली में थोड़ी सी झलक लौट आई थी। हमारा पहला काम है उस सरगना को बिल भेजना। उसके बाद हम आपके स्टॉक विकल्पों के बारे में बात कर सकते हैं। चैप्टर 45, यूनिट B17 में छाई निराशा भरी खामोशी की जगह अब एक नए उद्देश्य की भावना जाग उठी थी। यह नई ऊर्जा एक योजना के होने से आई थी। एवलिन अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन वह सिर्फ एजिस डैशबोर्ड की निगरानी ही नहीं कर रही थी। उसने एक टैब खोलकर कैलिफोर्निया राज्य में व्यावसायिक पंजीकरण की आवश्यकताएं खोज रही थी और दूसरे टैब में नीलामी साइटों पर थोक इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों की तुलना कर रही थी। वर्कबेंच के दूसरी तरफ एस एक टैबलेट को ठीक करने के बजाय उसे खोलकर ध्यान से देख रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था क्योंकि वह उसके सर्किट की संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था और मन ही मन अपने अंदर मौजूद नैनो कणों को भी उसके साथ सीखने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनका लक्ष्य अब सिर्फ गिरवी की दुकान पर $70 कमाना नहीं था, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक खाका तैयार करना था। कार्यशाला के नए लैंडलाइन फ़ोन की तेज आवाज़ से वह एकाग्र शांति अचानक भंग हो गई। यह एक सस्ता, प्रीपेड मॉडल था जिसे एस ने वैध एजिस व्यवसाय के लिए खरीदा था। दोनों एकदम जम गए क्योंकि उस नंबर पर कभी कोई कॉल नहीं करता था। एवलिन ने अपनी आवाज़ को संयमित रखते हुए जवाब दिया, एजिस सॉल्यूशंस। उसके चेहरे के भाव तुरंत सतर्कता से उलझन और फिर तीखी झुंझलाहट में बदल गए। उसने एस को फ़ोन देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है।
एस ने फ़ोन उठाया और अचानक उसके पेट में डर की एक अजीब सी अनुभूति हुई। हेलो, उसने जवाब दिया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। ये उसके पिता की आवाज़ थी, जो बनावटी और ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना लहजे में बोल रहे थे, जिससे एस असहज महसूस कर रहा था। एस, क्या तुम हो? उसके पिता ने कहा। बेटा, मैंने एक अजीब अफवाह सुनी है। किसी ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा नाम ऑनलाइन देखा है, किसी तरह के कारोबार से जुड़ा हुआ। एस का खून जम गया। उसके पिता वेबसाइट के बारे में बात कर रहे थे। सिल्वा ने अपनी नई कंपनी के लिए एक साधारण सी वेबसाइट बनाई थी, जिसमें एक अस्थायी घटिया सा लोगो लगा था। उन्होंने एस से कहा था कि यह सिर्फ हमसे संपर्क करें पेज को थोड़ा कम खाली दिखाने के लिए एक अस्थायी लोगो है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई, खासकर उसका परिवार, इसे कभी खोज पाएगा। तुम क्या चाहते हो? एस ने पूछा। उसके अंदर पहले जो ऊर्जा और उम्मीद थी, वह सब गायब हो गई थी। उसकी जगह उसके पुराने गुस्से और कड़वाहट के भावों ने ले ली थी। उसके पिता की आवाज़ व्यंग्य से भरी थी। मैं क्या चाहता हूँ? क्या एक पिता अपने सफल उद्यमी बेटे का हालचाल नहीं पूछ सकता? एजिस सॉल्यूशंस। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है, लाभदायक भी लगता है। तुम्हारी माँ और मैं इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हालात बहुत कठिन हैं और परिवार को सचमुच मदद की ज़रूरत है। हमें बस गुजारा करने के लिए एक ऋण चाहिए। तुम इसे उन सभी वर्षों के लिए बकाया भुगतान समझ लो जब हमने तुम्हें घर दिया था। एस अपने पिता की इस धृष्टता को देखकर दंग रह गया। उसे वह दिन अच्छी तरह याद था जब उन्होंने उसे केवल $37 के साथ घर से निकाल दिया था। अब जब उन्हें लगा कि उसके पास पैसे हैं, तो वे उसे वापस मांगने आ रहे थे। यहाँ कोई पैसा नहीं है, एस ने झूठ बोला, फ़ोन पर उसकी पकड़ और कस दी। यह एक नया स्टार्टअप है। यह अभी तक एक असली कंपनी भी नहीं बनी है। मुझसे झूठ मत बोलो, बेटा, उसके पिता ने गुस्से से कहा। उनकी आवाज़ से बनावटी स्नेह गायब हो चुका था। व्यापारियों के पास पैसा होता है। हमें तुम्हारी आलीशान कार्यशाला के बारे में पता है। हमारे पास तुम्हारा पता है। हमें $5000 चाहिए। इसे हमारे पारिवारिक नाम का इस्तेमाल करने की सलाह समझो। एस इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि यह क्या था, एक तरह की जबरन वसूली। उसका परिवार उन बदमाशों से कमतर नहीं था जिन्हें वह जानता था, बस फर्क इतना था कि वे परिवार के नाम की आड़ में छिपे हुए थे। एस पर अचानक से तीव्र क्रोध छा गया। पुराना एस तो बेबस होकर गुस्से से उबल पड़ता, लेकिन नया एस, जिसके पास डीके की ब्लैकमेल फाइलों तक पहुंच थी और एक ऐसा सिस्टम था जो कुछ भी पता लगा सकता था, उसने खेल में एक नई चाल देखी। आप सही कह रहे हैं, एस ने कहा। उसकी आवाज़ उतनी ही शांत और ठंडी हो गई जितनी बोरलैंड के साथ थी। अब मेरा एक व्यवसाय है और उस व्यवसाय का एक हिस्सा जोखिम प्रबंधन और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करना है। वह थोड़ी देर रुका ताकि चुप्पी उसके पिता को घबरा दे। उदाहरण के लिए, मैं सार्वजनिक संपत्ति के रिकॉर्ड और कर आकलन देख रहा हूँ। ये देखना दिलचस्प है कि आप क्या क्या खोज सकते हैं। मुझे पता चला कि घर का संपत्ति कर 3 साल से पूरा नहीं चुकाया गया है। मुझे वह दूसरा बंधक भी मिला जो आपने माँ को बिना बताए लिया था और फिर रेस्ट्रैक में हार गए थे। फ़ोन के दूसरी तरफ से एकदम सन्नाटा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पिता के चेहरे का रंग उड़ गया हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसके पिता हकलाते हुए बोले। उनका पहले वाला आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो चुका था। एस ने शांत भाव से कहा, मैं सौदेबाजी की बात कर रहा हूँ। मेरा प्रस्ताव यह है, मैं आपको एक बार में $500 भेजूंगा। इसके बदले में आप एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करेंगे जो मेरा सहयोगी आपको ईमेल करेगा। ये दस्तावेज़ हमारे बीच सभी वित्तीय संबंधों को कानूनी रूप से समाप्त कर देगा। आप मुझसे फिर कभी पैसे के लिए संपर्क नहीं करेंगे और जो भी पूछेगा आप उसे बताएंगे कि आपका बेटा आपके लिए मर चुका है। सिर्फ $500? ये तो अपमान है। उसके पिता गुस्से से भड़क उठे। एस का जवाब एकदम ठंडा था। ये फिर भी उससे कहीं ज़्यादा है जो तुमने मुझे कभी दिया था। तुम $500 और यह साफ सुथरा रिश्ता तोड़ लो, या मैं तुम्हारे बारे में जो भी वित्तीय राज पता लगाऊंगा वह सब IRS और माँ को बता दूंगा। मुझे हैरानी है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा दर्दनाक क्या होगा, ऑडिट या तलाक। फ़ोन के दूसरी तरफ से उसे सिर्फ अपने पिता की हौंफती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। एस जानता था कि वह जीत गया है। उसके पिता एक दबंग थे और दबंग हमेशा तब पीछे हट जाते हैं जब कोई आखिरकार उनके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके पिता ने कड़वी हार के भाव से कहा। पैसे भेजो, कागजात भेजो। एस ने कहा, मेरा सहयोगी दस्तावेज तैयार कर देगा। आपको पैसे तभी मिलेंगे जब मेरे हाथ में हस्ताक्षरित समझौता आ जाएगा। उसने जवाब का इंतजार किए बिना ही फ़ोन काट दिया। उसे इतनी ज़ोर से पकड़ा कि प्लास्टिक का कवर उसके हाथ में चरमरा उठा। कार्यशाला में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। एवलिन एस को घूर रही थी, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थीं। ये सब क्या था? उसने पूछा। मेरा अतीत मेरे भविष्य को बिल भेजने की कोशिश कर रहा था, एस ने समझाया। उसे महसूस हो रहा था कि टकराव के बाद उसके अंदर का जोश धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे वह थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी
उसे एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित संतुष्टि का भी एहसास हुआ। उसने आखिरकार अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और जीत हासिल की। अभी मुझे आपके द्वारा मेरे लिए एक बुनियादी मुआवजा समझौता तैयार करने की ज़रूरत है जो कानूनी रूप से मजबूत हो। मुझे $500 मिल जाएंगे। एवलिन ने प्रशंसा में धीमी सी सीटी बजाई। ये तो बहुत ही निर्मम है पर बहुत ही कारगर भी। मैं प्रभावित हूँ, उसने कहा। उसके होठों पर एक छोटी सी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वह तुरंत अपने लैपटॉप की ओर मुड़ी, एक नया दस्तावेज खोला और टाइप करना शुरू कर दिया। कार्यशाला का दरवाजा खुलने की आवाज़ से तनावपूर्ण क्षण टूट गया। सिल्वा शर्मिंदा सा लग रहा था और उसके हाथ में पेस्ट्री का थैला था। अरे दोस्तों, मैं नाश्ता लाया हूँ, उसने खुशी से घोषणा की। मेरे पास लोगों के लिए एक नया विचार भी है। मुझे लगता है कि हमें ढाल पकड़े हुए एक बाज का उपयोग करना चाहिए और शायद। सिल्वा एस ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ थकी हुई थी लेकिन गुस्से वाली नहीं। क्या तुमने गलती से भी किसी को एजिस वेबसाइट के बारे में बताया था? वही जिस पर लोगो बना हुआ है। सिल्वा के चेहरे से उत्साह का भाव तुरंत गायब हो गया। उसने एस के गंभीर चेहरे से एवलिन की ओर देखा, कमरे में व्याप्त तनाव को स्पष्ट रूप से भांपते हुए। अच्छा, मैंने शायद इसे अपने चचेरे भाई को दिखा दिया, उसने स्वीकार किया। मैं बस उसे दिखाना चाहता था कि मैं कुछ असली डिज़ाइन का काम कर रहा हूँ। उसने कहा कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये करना गलत था? एवलिन ने हताशा में अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। तुम्हारे चचेरे भाई ने अपने दोस्त को बताया जिसने अपने भाई को बताया। वह भाई हमारे सीईओ के निकम्मे बाप के साथ काम करता है। सिल्वा, इंटरनेट एक बहुत ही छोटा और अक्सर भयानक शहर है। सिल्वा के चेहरे का रंग उड़ गया। ओह नहीं एस, मुझे बहुत अफसोस है। वह हकलाते हुए बोला, मुझे अपने काम पर बहुत गर्व था। बात खत्म हो चुकी है, एस ने माफ़ी मांगने से पहले ही रोकते हुए कहा। मैंने स्थिति को संभाल लिया है, लेकिन अब से आप हमारा काम किसी को नहीं दिखा सकते। जब तक हम खुद सब कुछ घोषित करने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक हमारी व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह गुप्त रहनी चाहिए। सिल्वा ने बेहद दुखी होकर सिर हिलाया। किसी को नहीं दिखाना, मैं समझता हूँ, मुझे सच में बहुत अफसोस है, उसने कहा। लेस देन सिस्टम अलर्ट, नया कार्य ग्रेटर दैन। लेस देन कार्य, बेस की सुरक्षा को मजबूत करना ग्रेटर दैन। लेस देन पैरामीटर, भौतिक और डिजिटल, अनधिकृत पहुंच को रोकें। ग्रेटर दैन, लेस देन अवधि, 7 दिन। ग्रेटर दैन, लेस देन इनाम, सुरक्षा प्रोटोकॉल लेवल 1, सिस्टम एक्सपी जोड़ 100। ग्रेटर दैन, लेस देन विफलता पर दंड, सिस्टम की कार्यक्षमता में स्थायी -20% की कमी। ग्रेटर दैन, एस स्क्रीन पर नीले रंग के अक्षरों को घूरता ही जा रहा था। समय का संयोग मात्र नहीं था, सिस्टम ने खामी को भांप लिया था। उसके परिवार ने डिजिटल फुटप्रिंट की वजह से उसे ढूंढ लिया था। रामोस को पता था कि वह कहाँ काम करता है। कार्यशाला का भेद खुल चुका था। उसने खाली कमरे में चारों ओर नज़र घुमाए और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह कितना असुरक्षित है। इसमें केवल एक कमज़ोर दरवाज़ा था, कोई सुरक्षा कैमरा नहीं था और कोई अलार्म सिस्टम भी नहीं था। यहाँ तक कि उनकी वेबसाइट भी अब एक खतरनाक जोखिम बन चुकी थी। उनकी आवाज़ में नए दृढ़ संकल्प का भाव था जब वे अपनी टीम की ओर मुड़े। सिल्वा, अभी चील के बारे में भूल जाओ। तुम्हारा नया काम सुरक्षा है। तुम्हारे संपर्क सही हैं, इसलिए मुझे तुमसे मजबूत स्टील के दरवाजे, टिकाऊ डेडबोल्ट, सुरक्षा कैमरे, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ के दाम पता करवाने हैं। फिर उसने एवलिन की ओर मुड़कर कहा, मुझे चाहिए कि तुम हमारी वेबसाइट को तुरंत बंद कर दो और ऑनलाइन हमारी हर पहचान मिटा दो। हमें फिर से अदृश्य होना होगा। एस ने ऐप्स और गेम्स बनाने के अपने बड़े सपनों को नहीं छोड़ा था। उसने बस उन योजनाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया था। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला बनाना था। साम्राज्य खड़ा करने के बारे में सोचने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि चाहे गिद्ध सूट पहने हों या परिवार के सदस्य, उनका किला उन पर टूट न पड़े। चैप्टर 46। अपने पिता के साथ हुए उस भयंकर टकराव को एक पूरा सप्ताह बीत चुका था। हस्ताक्षरित विच्छेद समझौता, जो अब केवल एवलिन के लैपटॉप में स्कैन करके सहेजी गई एक फाइल मात्र थी, उस रिश्ते के लिए एक कब्र के पत्थर की तरह लग रहा था जो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अपने पिता को $500 देना उस शांति के लिए एक छोटी सी कीमत थी जो अंततः इससे मिली थी। लेकिन वह शांति नाजुक थी और उनकी कार्यशाला उसकी रक्षा के लिए एक किले में तब्दील हो गई थी। सिल्वा के संपर्कों की बदौलत पुराने लकड़ी के दरवाजे की जगह अब एक ठोस स्टील का दरवाजा लगा दिया गया था, जिसमें एक कीपैड लॉक भी था जो हल्की लाल रोशनी से जगमगाता था। छोटे छोटे गुप्त कैमरे कोनों से खाली सड़क पर नजर रख रहे थे। अपने अव्यवस्थित स्वभाव के अनुरूप सिल्वा ने पहले घंटे में ही कोड भूल जाने के कारण 3 बार अलार्म बजा दिया था।
लेकिन सिस्टम का सुरक्षा कार्य पूरा हो चुका था और नए उपकरणों की धीमी स्थिर गूंज एक निरंतर सुकून देने वाला स्मरण दिला रही थी कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसकी रक्षा की जा सकती है। उनकी नई सुरक्षा की भावना अब एक अलग तरह के दबाव में बदल गई थी, वित्तीय दबाव। एस को किराए की चिंता नहीं थी। उसका पूरा ध्यान रामोस द्वारा उसे दिए जाने वाले $1480 पर केंद्रित था, उसका 10% हिस्सा जो उसके नए भविष्य की नींव रखने के लिए शुरुआती पूंजी थी। बोलते समय एवलिन ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें नहीं हटाईं। वह थोक इलेक्ट्रॉनिक सामान की नीलामी की सूची पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसकी उंगली 20 टूटे हुए टैबलेट के ढेर पर टिकी हुई थी। ये टैबलेट उनके लिए मरम्मत का पहला बड़ा प्रोजेक्ट हो सकते थे। उसने अपने मग से एक घूंट लिया जिस पर इस कॉफी की बॉस लिखा हुआ था। वह कोई बैंक नहीं है उसने कहा। वह यूं ही हमें पैसे नहीं भेज देगा। रामोस जैसे लोग तभी भुगतान करते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। वे तब भुगतान करते हैं जब वे गिर जाते हैं, सार्वजनिक रूप से अपमानित होते हैं, या जब भुगतान न करने की कीमत भुगतान करने से कहीं अधिक हो जाती है। मुझे पता है, एस ने जवाब दिया। वह कमरे में किसी चीज को नहीं देख रहा था। इसके बजाय वह ध्यान से सुन रहा था। शहर का शोरगुल उसके दिमाग में गूंज रहा था। 8 ब्लॉक दूर बजता सायरन, 4 मंजिल ऊपर झगड़ता जोड़ा और दूर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी कार से आती तेज बेस की आवाज। बस एक हफ्ते पहले शोर का ये सैलाब उसे पागल कर देता, लेकिन अब उसने सिस्टम के नए फिल्टरों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। वह उन्हें एक माहिर साउंड इंजीनियर की तरह इस्तेमाल करता था, जैसे कोई कंट्रोल बोर्ड पर काम कर रहा हो। वह मन ही मन तेज आवाज़ों को कम करता और ट्रैफिक की अनावश्यक भनभनाहट को दबा देता। वह मध्यम आवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता, एक विशिष्ट कर्कश आवाज़ की तलाश में। ये ठीक वैसा ही था जैसे उफनती नदी में किसी एक मछली को ढूंढना। वह मार्कस की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। 2 दिनों से वह उन समयों पर नज़र रख रहा था जब मार्कस के पैसे का लेन देन करने की सबसे अधिक संभावना होती थी। यह एक थका देने वाला प्रयास था, जैसे उफनती नदी में किसी एक मछली को ढूंढना, लेकिन वह धीरे धीरे इसमें बेहतर होता जा रहा था। वह पिछले 2 दिनों से यही कर रहा था। सुबह देर से, जब सामान इकट्ठा करने और पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती थी, तब वह ध्यान से सुनता था। यह मानसिक रूप से थकाने वाला काम था जिससे उसे लगातार हल्का सिरदर्द रहता था, लेकिन उसका नियंत्रण हर दिन बेहतर होता जा रहा था। फिर आखिरकार उसे वह आवाज़ सुनाई दी। ये काली एसयूवी के इंजन की धीमी, जानी पहचानी गड़गड़ाहट थी, एक ऐसी आवाज़ जिसे वह अच्छी तरह जानता था। उसने ड्राइवर की तरफ की खिड़की के नीचे सरकने की चरमराहट सुनी। और फिर उसने वह आवाज़ सुनी, एक जानी पहचानी, कर्कश और चिड़चिड़ी आवाज़। वह आदमी 1.5 मील दूर एक ड्राइव थ्रू कॉफ़ी स्टैंड पर था और 2 चम्मच चीनी के साथ एक बड़ी काली कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहा था। उसने ग्लव बॉक्स से लिफाफा भी मांगा और मोटे वाले की जगह दूसरे वाले की मांग की। एस की आंखें झट से खुल गईं। वह भाग रहा है, उसने कहा। उसके पास पैसा है। एवलिन ने ऊपर देखा, उसकी भौहें सचमुच आश्चर्य से उठी हुई थीं। क्या तुम सच में ये सुन सकती हो? क्या तुम उसे साफ साफ सुन सकती हो? मैंने काफ़ी सुन लिया, एस ने कहा और अपनी कुर्सी के पीछे से जैकेट उठा ली। कार्यशाला के बाहर की सामान्य दुनिया पर उसका ध्यान फिर से केंद्रित हो गया। वह इस तरफ आ रहा है, शायद इस इलाके में कहीं कुछ सामान छोड़ने जा रहा है। अब हमें जाकर अपने निवेशक को बिल भेजना चाहिए। एस के पास एक योजना थी। वह कार्यशाला के दरवाजे पर भीख मांगते हुए बेबस कुत्ते की तरह इंतजार नहीं करने वाला था। इसके बजाय वह 2 ब्लॉक चलकर गड्ढों से भरी एक संकरी गली में पहुंचा। ये गली 2 मुख्य सड़कों के बीच का शॉर्टकट थी और किसी भी बड़े वाहन को इससे गुजरने के लिए बहुत धीमी गति से चलना पड़ता। वह धूप से तपती ईंटों की दीवार से टिककर एक बंद लॉन्ड्री की दुकान में खड़ा हो गया और अपना सस्ता सा फोन निकाला। उसने मानो उसमें कुछ स्क्रॉल करने का नाटक किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उबा हुआ और उदासीन भाव बनाए रखा। ठीक समय पर एक काली एसयूवी गली में मुड़ी। उसके टायर टूटी हुई डामर सड़क पर उछले और एक बड़े गड्ढे से बचने के लिए वह लगभग पूरी तरह रुक गई। एस दीवार से उठा, अपना फ़ोन एक तरफ रखा और ड्राइवर की नज़र के सामने आ गया। उसने सहज और दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाया। एसयूवी रुक गई। यात्री खिड़की बिना किसी आवाज़ के नीचे सरक गई, जिससे मार्कस नाम के एक व्यक्ति का दागदार चेहरा दिखाई दिया। वह गुस्से और घृणा से भरा हुआ लग रहा था। क्या कर रहे हो, बच्चे? सड़क से हट जाओ, उसने गुर्राते हुए कहा। मैं अभी फ़ोन पर बात कर रहा था। यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है, एस ने शांत और सहज स्वर में कहा। वह झुककर अपने हाथ दरवाजे के फ्रेम पर टिकाकर मार्कस के साथ आंखों के स्तर पर आ गया। मैंने सोचा कि मैं आपका आना जाना बचा दूं। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त रहते हैं। आप मुझे मेरा हिस्सा अभी दे दीजिए, इससे हम दोनों का समय बचेगा। मार्कस की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। कार के अंदर की हवा और भी ठंडी होती चली गई। कौन सा कट? उसने गुर्राते हुए कहा, मानो उसे कुछ पता ही न हो।
एस ने सहज और स्पष्ट लहजे में कहा, मैंने जिन 2 मामलों का खुलासा किया उनमें से मुझे 10% कमीशन मिला है। गिल्डेड केज वाले मामले में मैनेजर कोवाक बॉस से हर हफ्ते करीब $10,000 की हेराफेरी कर रहा था, और पीएच 14 साउथ वाले मामले में लियोनिड पेट्रोविच हर हफ्ते औसतन $4800 की हेराफेरी कर रहा था। दोनों मामलों में मेरी कमीशन $1480 है। नकद चलेगा। गली में सन्नाटा छा गया। मार्कस उसे घूरता रहा, उसका जबड़ा कस गया। उसने शायद यही उम्मीद की थी कि ऐसे इतना डरा हुआ या इतना बेवकूफ़ होगा कि कभी पैसे मांगेगा ही नहीं। उसने शायद पैसे खुद रखने की योजना बनाई थी। बोनस मिलेगा या नहीं ये बॉस तय करता है, बच्चे। तुम नहीं। तुम्हारी असली तनख्वाह घुटने तुड़वाने में नहीं है। लगता है मुझसे गलती हो गई, एस ने कहा। उसकी आवाज़ में बदलाव आया, अनौपचारिक लहजा गायब हो गया और वह तेज़ और सख्त हो गई। उसने ऑडियो एनहांसमेंट का इस्तेमाल करके पिछली बातचीत को पूरी तरह से याद कर लिया था। उसे रामोस के शब्द साफ साफ सुनाई दे रहे थे, तुम जो भी समस्याएं ढूंढोगे और उन्हें सुलझाने में मदद करोगे उसके मूल्य का 10% तुम्हें मिलेगा। इसे खोजकर्ता का शुल्क समझो। एस ने उसी ठंडे अधिकारपूर्ण लहजे की नकल की। माफ़ कीजिएगा। जब श्री रामोस ने खुद मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा 10% खोजकर्ता का शुल्क, तो मुझे लगा कि वो अपने वादे के पक्के हैं। मैंने मान लिया था कि उनका व्यवसाय स्पष्ट पुरस्कारों पर चलता है, न कि टूटे घुटनों पर। यही मेरी गलती थी। उसने एक ठंडी मुस्कान दी जो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। और मुझे पता है कि आपके पास पैसे हैं। ये आपकी कार के ग्लव बॉक्स में रखे लिफाफे में हैं। वो लिफाफा जो मोटा नहीं है, वो ठीक रहेगा। मार्कस के चेहरे के भाव में एक सूक्ष्म लेकिन सूक्ष्म बदलाव आया। वह अब भी गुस्से में था, लेकिन अब वह अचंभित भी था और अपनी इच्छा के विरुद्ध थोड़ा प्रभावित भी हुआ। वह लड़का न तो भीख मांग रहा था और न ही कुछ मांग रहा था। वह शांति से अपना बकाया वसूल रहा था और उसे ठीक ठीक पता था कि पैसा कहाँ छिपा है। ये बात उसे बेचैन कर रही थी। मार्कस ने लंबे, तनावपूर्ण क्षण तक घूरती निगाहें जमाए रखीं। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और नजरें हटा लीं। उसने एक घुरघुराहट के साथ हाथ बढ़ाया, ग्लव बॉक्स खोला और एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। उसने उसे बिना किसी को दिए अपने पास ही रखा। तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है, बच्चे, मार्कस ने धीमी और धमकी भरी आवाज़ में कहा। एक दिन इसी वजह से तुम्हें किसी गड्ढे में दफन होना पड़ेगा। शायद, एस ने सहमति जताते हुए कहा, उसका हाथ अभी भी स्थिर और प्रतीक्षारत मुद्रा में आगे बढ़ा हुआ था। लेकिन आज इससे मुझे पैसे मिल रहे हैं। मार्कस एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने लिफाफा एस की हथेली पर पटक दिया। सारा पैसा एक ही जगह खर्च मत करना, उसने कहा। एस जरा भी नहीं हिचका। उसने लिफाफा खोलकर तुरंत पैसे नहीं गिने, क्योंकि ऐसा करने से उसकी कमजोरी या अविश्वास जाहिर होता। उसने बस सिर हिलाया और लिफाफे को बड़े आराम से अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। आपके साथ व्यापार करके बहुत अच्छा लगा, मार्कस। आपका दिन शुभ हो। बॉस को बता देना कि मैं अगले अवसर के लिए तैयार हूं, जब भी वह तैयार हों। एस ने सिर हिलाकर छोटा सा इशारा किया और एसयूवी से पीछे हट गया। खिड़की ऊपर सरक गई, जिससे मार्कस का गुस्से वाला चेहरा काले शीशे के पीछे छिप गया। गाड़ी के चलने पर इंजन जोर से दहाड़ा और गली से तेजी से निकलते हुए उसके टायरों से कंकड़ उड़ने लगे। एसयूवी के कोने से ओझल हो जाने के बाद ही उसने चैन की सांस ली। एस ने एक लंबी, कांपती हुई सांस छोड़ी, जिसे वह अनजाने में ही रोके हुए था। अचानक उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह ईंट की दीवार से टिक गया। डर और उत्साह के उफान ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथों को स्थिर करने के लिए कुछ पल का समय लिया। शांत होने के बाद उसने दीवार से अपना सहारा लिया और तेजी से और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी कार्यशाला यूनिट B17 की ओर चल पड़ा। अंदर, उसके पीछे स्टील के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ ने उसे अंतिम और सुरक्षित महसूस कराया। उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। एवलिन पहले से ही वहां थी और उसने काम करने का अपना दिखावा छोड़ दिया था। वह बस उसे देख रही थी, उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों के भाव थे। बिना कुछ कहे, एस ने अपनी जैकेट से लिफाफा निकाला और उसे वर्कबेंच पर फेंक दिया। वह एक ठोस, संतोषजनक आवाज़ के साथ गिरा। वे दोनों कुछ पल तक उसे घूरते रहे। वह लिफाफा एक हास्यास्पद और भयावह जीत का प्रतीक था। तो, एवलिन ने आखिरकार पूछा, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। एस ने उसे उठाया, ढक्कन के नीचे उंगली डाली और उसके अंदर की सामग्री को वर्कबेंच पर सबसे साफ जगह पर उड़ेल दिया। साफ सुथरे, ईंटों जैसे नोटों के ढेर बाहर बिखरे पड़े थे। इन ढेरों में ज़्यादातर $20 और $50 के नोट थे और सबसे नीचे कुछ $100 के नोट थे। कागज़ और स्याही की महक हवा में फैली हुई थी। एवलिन ने अविश्वास भरी धीमी सी सीटी बजाई। हे भगवान, तुमने सच में ऐसा कर दिया। तुम भरी हुई बंदूक के पास गए और अपना भत्ता मांगा। मैंने पूछा नहीं, एस ने उसे सुधारते हुए कहा। उसने जिस शांत मुखौटे को बड़ी मेहनत से बनाए रखा था, आखिरकार उसके चेहरे पर एक सच्ची, चौड़ी, विजयी मुस्कान आ गई।
राहत से भरी एक सच्ची हंसी उसके मुंह से निकली। मैंने बिल पेश किया था और उसका पूरा भुगतान हो चुका है। उसने पैसों को एक बड़े से ढेर में समेटना शुरू कर दिया। ये खून का पैसा नहीं है एवलिन, ये वेंचर कैपिटल है। रामोस हमारा एंजल इन्वेस्टर है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह उस स्टार्टअप को फंड कर रहा है जो उसके पूरे कारोबार को बेकार कर देगा। उसने $740 गिनकर एवलिन को दिए। इसका आधा हिस्सा व्यापार खाते में जाएगा। उसने नकदी का दूसरा आधा हिस्सा ऊपर उठाया। ये पुर्जों के लिए है। वे 20 गोलियां खरीद लो जिन्हें तुम देख रही थी। सारी की सारी खरीद लो। अब समय आ गया है कि हम अपनी खुद की उत्पाद श्रृंखला शुरू करें। एवलिन ने पैसे लिए और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और उत्साह का भाव छा गया। ये कुछ अलग था। यह एक वास्तविक रणनीति थी, एक ऐसा भविष्य जिसे एक जोखिम भरे टकराव के साथ खरीदा जा रहा था। जी सर, उसने कहा। उसकी आवाज़ एकदम गंभीर थी और उसमें मजाक का कोई नामोनिशान नहीं था। सीईओ एस ने वर्कबेंच से रामोस द्वारा दिया गया बना फ़ोन उठाया। फ़ोन में सन्नाटा था, अंधेरा था और वह निष्क्रिय था। फिलहाल के लिए। उसने नकदी के ढेर पर नज़र डाली जो उनके युद्धकोष का हिस्सा था। उसने उस मजबूत दरवाजे को देखा जो किसी भी हमले को झेलने के लिए पर्याप्त था। उसने अपनी साथी की ओर देखा जो पहले ही अपने लैपटॉप की ओर मुड़कर भविष्य के लिए ऑर्डर देने लगी थी। खतरा अब भी मंडरा रहा था, मानो कोई शार्क पानी की सतह के ठीक नीचे चक्कर लगा रही हो। लेकिन पहली बार जब वह अपनी मजबूत कार्यशाला में अपनी जेब में शुरुआती पूंजी लिए खड़ा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वे एक बड़ी और बेहतर नाव बना रहे हैं। चैप्टर 47। एस के पास अब तक जितने भी पैसे थे उनमें से $1480 का यह आंकड़ा बिल्कुल अलग था। ये भीख मांगकर जुटाए गए मुट्ठी भर पैसों जैसा नहीं था, न ही किसी जोखिम भरे शेयर बाजार में मिली जीत जैसा, और न ही किसी भ्रष्ट अधिकारी से मिली रिश्वत जैसा। ये पैसा उसके द्वारा किए गए काम का सोच समझकर दिया गया प्रतिफल था। जैसा कि उसने एवलिन को बताया था, यह उनके अपने उद्यम की पूंजी जैसा था। लिफाफा उन दोनों के बीच वर्कबेंच पर रखा था, जो भविष्य के लिए एक वादा और कुछ नया बनाने की चुनौती दोनों का प्रतीक था। एवलिन ने तीसरी बार पैसे गिनने के बाद अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। उसने कहा, $1480 हैं। ये वो सारे पैसे हैं जो रामोस ने लेनॉइड पेट्रोविच और कोवाक का पर्दाफाश करने के लिए तुम्हें देने थे। मुझे यकीन है कि तुम्हारे उससे सामना करने के बाद मार्कस बहुत गुस्से में होगा। वह खुश नहीं था। एस ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए स्वीकार किया। उस गुंडे के अनिच्छा से दिए गए सम्मान की याद उसके लिए किसी ट्रॉफी की तरह थी जो लगभग नकदी जितनी ही कीमती थी। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उसने भुगतान कर दिया। फिर उसने पैसों के ढेर को ठीक 2 हिस्सों में बांटा और $740 एवलिन की ओर बढ़ा दिए। यह आधा हिस्सा हमारे परिचालन कोष के रूप में व्यवसाय खाते में जाएगा, उसने समझाया। फिर उसने बचे हुए पैसे से कहा, दूसरा आधा हिस्सा हमारी पहली असली इन्वेंट्री खरीदने के लिए है। एवलिन ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी ओर घुमा दी। सामान की बात करें तो 20 टूटे हुए टैबलेट के लॉट की नीलामी 10 मिनट पहले समाप्त हुई और हमने उसे जीत लिया, उसने घोषणा की। हमें कितना खर्च करना पड़ा? उसने पूछा। $210, इसमें शिपिंग भी शामिल है, उसने पेशेवर गर्व से भरी आवाज़ में कहा। उसने बताया कि कोई और बोली नहीं लगा रहा था क्योंकि टैबलेट को पुर्जों के लिए खराब हालत में और पूरी तरह से कबाड़ माना जा रहा था, इसलिए वे उन दोनों के लिए एकदम सही थे। एस ने सिर हिलाया क्योंकि उनकी योजना उसके दिमाग में और भी पक्की हो गई थी। तो फिर इन्हें खरीद लो, उसने कहा। इसके लिए बिजनेस अकाउंट का इस्तेमाल करो। ये खरीदारी उनके कारोबार को सिर्फ ब्लैकमेल के बहाने से अलग करने की दिशा में पहला ठोस कदम था। यही वो पल था जब एजिस सॉल्यूशंस ने सही मायने में तकनीकी मरम्मत के कारोबार में कदम रखा। अंडरस्को ऑर्डर देने के 3 दिन बाद आखिरकार पुराने गत्ते के बक्सों का ढेरा पहुंचा। उनमें धूल और दूर दराज के गोदामों की गंध थी। सिल्वा ने उन्हें B17 नामक कार्यशाला में ले जाने में मदद की और उसका उत्साह स्पष्ट था। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस आ गया हो, लेकिन तकनीक से प्यार करने वालों के लिए। उसने एक बॉक्स कटर उठाते हुए कहा। अंदर रखे टैबलेट बेहद खराब हालत में थे। वे किसी भूली बिसरी तकनीक के ढेर की तरह लग रहे थे जिन्हें फेंक दिया गया हो। स्क्रीन पर बारीक दरारों का जाल बिछा हुआ था और कई बार गिरने से बाहरी आवरण पर खरोंचे और गड्ढे पड़ गए थे। कुछ टैबलेट के बटन भी गायब थे। ये उन अनगिनत लोगों के पुराने उपकरण थे जिन्होंने नए और चमकदार मॉडल खरीद लिए थे। सिल्वा का उत्साह तब फीका पड़ गया जब उसने एक टैबलेट को हाथ में उठाया जिसकी स्क्रीन कांच से ज़्यादा टूटी हुई थी। वाह, उसने कहा, ये तो पूरी तरह से टूटे हुए लग रहे हैं। क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं? यही योजना है, एस ने जवाब दिया। उसने सबसे कम क्षतिग्रस्त दिखने वाला एक उपकरण चुना। यह एक पुराना मॉडल था जिसका हैंडल थोड़ा टूटा हुआ था। उसने एक माइक्रो USB केबल ढूंढी और उसे पावर स्ट्रिप में लगाया। कुछ नहीं हुआ, न कोई रोशनी, न कोई आवाज़, न ही जीवन का कोई संकेत। देखते हैं कि हम किससे निपट रहे हैं, उसने कहा। ऐसे एक स्टूल पर बैठा था, ठंडे शांत उपकरण को पकड़े हुए।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि उसने करना सीखा था। वह केवल इच्छाशक्ति से टैबलेट को काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह एक डॉक्टर की तरह था जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या गड़बड़ है। उसने धीरे से सांस ली और नैनित स्वॉर्म को अपने भीतर से, अपनी बांह से होते हुए टैबलेट में प्रवाहित होने दिया। उसने अपनी उंगलियों में हल्की सी गर्माहट महसूस की, एक ऐसी अनुभूति जिसे वह नियंत्रित करना सीख रहा था। उसने ऊर्जा को इसे ठीक करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसने उससे एक सवाल पूछा, मुझे बताओ कि क्या गड़बड़ है। उसके मन में टैबलेट के अंदरूनी हिस्सों की एक धुंधली सी छवि उभर रही थी, एक स्पष्ट तस्वीर नहीं बल्कि एक एहसास। वह समस्या वाले हिस्सों को वैसे ही महसूस कर सकता था जैसे एक डॉक्टर शरीर में दर्द को महसूस करता है। इस टैबलेट में उसे बैटरी और मेन बोर्ड के बीच के कनेक्शन में एक छोटी सी, बारीक दरार मिली, इतनी छोटी कि दिखाई भी नहीं दे रही थी। उसे चार्जिंग पोर्ट के पास एक सूक्ष्म कैपेसिटर भी मिला जो जल गया था। उसने अपनी इच्छाशक्ति को बड़ी सटीकता से केवल उन्हीं 2 बिंदुओं पर केंद्रित किया। उसने सोचा, कनेक्शन ठीक करो, कैपेसिटर बदल दो। उसके हाथ में गर्मी बढ़ती गई और टैबलेट के भीतर गहराई में स्थित उन 2 विशिष्ट बिंदुओं पर केंद्रित हो गई। एक बहुत ही हल्की सी झंझनाहट की आवाज़ आई, जैसे कोई छोटी सी चिंगारी किसी खाई को पार कर गई हो, और ओजोन की हल्की सी गंध आई। फिर गर्मी धीरे धीरे गायब हो गई, उसका काम पूरा हो गया था। एस ने अपनी आंखें खोलीं। टैबलेट की स्क्रीन अभी भी टूटी हुई और धुंधली थी। उसने पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। सिल्वा की आशा भरी नज़र फीकी पड़ने लगी। ओह, उसने कहा, शायद अगला वाला। उसकी बात बीच में ही रुक गई जब अचानक टूटी हुई स्क्रीन पर एक हल्का, चमकता हुआ लोगो दिखाई दिया, जिसकी रोशनी दरारों से छनकर आ रही थी। एस के हाथ में डिवाइस धीरे से कांपने लगा और चालू हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा धीरे लोड हुआ और क्षतिग्रस्त डिस्प्ले पर आइकन दिखाई देने लगे। टैबलेट का दिमाग चालू था और काम कर रहा था, बस उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। एवलिन उत्सुकता से आंखें चौड़ी करके देखने के लिए आगे झुकी। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। तुमने सचमुच कर दिखाया। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट सामान्य आ रही है। ये पूरी तरह से काम कर रहा है। ये देखने में अच्छा नहीं है, एस ने कहा। उसके अंदर जीत की एक ऐसी लहर दौड़ गई जो सिस्टम के किसी भी इनाम से कहीं अधिक संतोषजनक थी। यह उसका काम था, लेकिन ये काम करता है। यही मायने रखता है। अगले कुछ घंटों तक वे तीनों एक छोटी असेंबली लाइन की तरह मिलकर पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फिर से चालू करने में जुट गए। एस उनके काम का सबसे अहम हिस्सा था। वह एक टैबलेट लेकर बैठा रहता था, पूरी एकाग्रता से अपनी बढ़ती कुशलता का इस्तेमाल करते हुए हर उपकरण के अंदर मौजूद नैनो मशीनों को नियंत्रित करता था। उसने छूकर ही अलग अलग समस्याओं को पहचानना सीख लिया था, जैसे कि खराब बैटरी का हल्का दर्द या कटे तार का तीखा, टूटा हुआ एहसास। उसने बाहरी सतह पर किसी भी खरोंच या गड्ढे को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि नैनो मशीनें कभी कभी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा चमका देती थीं, जो एक ऐसा जोखिम था जिसे वह नहीं उठा सकता था। उसका एकमात्र लक्ष्य उपकरणों को फिर से चालू करना था। अगर कोई टैबलेट टूटी हुई स्क्रीन के साथ भी काम करता था, तो वह बेहद कीमती था। एवलिन उनकी सहायक और परीक्षक के रूप में काम करती थी। वह कबाड़ के ढेर से उन्हें अगला खराब उपकरण देती। फिर वह उनके द्वारा ठीक किए गए उपकरणों को अपने लैपटॉप से जोड़ती और प्रोसेसर, मेमोरी, वाईफाई और टच स्क्रीन की जांच के लिए परीक्षण चलाती। वह कहती, ये ठीक है, और उसे पूरा हो गया वाले ढेर में रख देती, या फिर कहती, इसकी ग्राफिक्स चिप ज़्यादा काम करने पर झिलमिलाती है, इसे फिर से ठीक करने की कोशिश करो। सिल्वा मदद करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को टीम का सुरक्षा, रसद और मनोबल प्रमुख नियुक्त कर लिया। उसका काम बस कभी कभी उठकर सुरक्षा मॉनिटर को ध्यान से देखना था। एक वैन अभी गुजरी, बस एक डिलीवरी है, सब ठीक है टीम। उसने एक साधारण पहेली गेम डाउनलोड करके मरम्मत किए गए टैबलेट में से एक का स्ट्रेस टेस्ट करने का भी फैसला किया। टच स्क्रीन बढ़िया काम कर रही है, उसने घोषणा की। हालांकि उसका किरदार जल्दी ही अटक गया और उसे टैबलेट को रीस्टार्ट करना पड़ा। यह हादसा सिल्वा के अति उत्साहित सुरक्षा जांच के दौरान हुआ। उसे लगा कि कोई परछाई संदिग्ध है, इसलिए वह मॉनिटर की जांच करने के लिए जल्दी में था और बिजली के तार से टकराकर गिर पड़ा। संतुलन बिगड़ने पर उसके हाथ पैर बेकाबू हो गए और वह अपनी हिलती डुलती वर्कबेंच से जा टकराया। पूरी वर्कबेंच बुरी तरह हिल गई, जिससे 2 ठीक किए गए टैबलेट और 3 ठीक होने के लिए रखे टैबलेट किनारे की ओर खिसक गए। एस ने हाथ बढ़ाया और एक टैबलेट पकड़ लिया। एवलिन ने झट से दूसरा भी छीन लिया, लेकिन तीसरा टैबलेट, एक नया और आकर्षक मॉडल जो उनका सबसे आशाजनक उपकरण था, किनारे पर डगमगाया और कठोर कंक्रीट के फर्श की ओर गिर गया। बिना सोचे समझे, अपनी सहज प्रवृत्ति और अपने बहुमूल्य निवेश को खोने के डर से प्रेरित होकर एस ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने टैबलेट के अंदर मौजूद नैनोकणों को कोई आदेश नहीं भेजा। इसके बजाय उसने अपनी ऊर्जा को एक हताश, सुरक्षात्मक चीख की तरह बाहर की ओर धकेला, मन ही मन चिल्लाते हुए, रुको, इसे बचाओ। नैनोकणों ने उसके सीधे साधे आदेश का जवाब दिया।
गिरती हुई गोली की सतह पर एक पल के लिए चांदी की एक झिलमिलाती, मुश्किल से दिखाई देने वाली लहर सी चमकी, एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाशील कवच। उपकरण जमीन पर एक ठोस, डरावनी सी आवाज के साथ गिरा, न कि उस भयानक प्लास्टिक के टूटने की आवाज के साथ जिसका उसे डर था। ये कुछ इंच तक फिसला और वहीं पड़ा रहा, निष्क्रिय। चांदी की झिलमिलाहट जितनी तेजी से दिखाई दी, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। कार्यशाला में सन्नाटा छा गया। सिल्वा जमीन पर बैठी थी, भयभीत लग रही थी। एवलिन जम सी गई थी, दोनों हाथों में एक एक टैबलेट पकड़े जमीन पर पड़ी टैबलेट को घूर रही थी। एस जोर जोर से सांस ले रहा था, उसका दिल धड़क रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है। उसने कोशिश भी नहीं की थी। वाह, सिल्वा ने फर्श पर फुसफुसाते हुए चुप्पी तोड़ी। यह वाकई बहुत अच्छी किस्मत थी। यह जरूर कोई मजबूत उपकरण होगा। एवलिन ने धीरे से फर्श पर पड़ी सही सलामत टैबलेट से नजरें उठाईं और एस की आंखों में देखा। उसके चेहरे के भाव से साफ था कि वह जानती थी कि यह कोई संयोग नहीं था। क्रोम टीवी वाली घटना के बाद भी उसने एस को ठीक वैसी ही समझदारी भरी नज़र से देखा था। उसने जो देखा उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने बस सावधानी से बचाई हुई टैबलेट्स को वापस बेंच पर रखा और कहा, ज्यादा सावधान रहो सिल्वा। हम अपना सारा सामान बदलने का जोखिम नहीं उठा सकते। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से तनावपूर्ण थी। एस चलकर गया और गिरी हुई टैबलेट को उठा लिया। उसने पावर बटन दबाया और वह तुरंत चालू हो गई, एकदम सही ढंग से काम कर रही थी, बिना किसी नई खरोंच या खराबी के। उसे अपने रहस्य के उजागर होने का डर और अपनी शक्ति के एक नए, रक्षात्मक पहलू को खोजने की रोमांचक उत्तेजना दोनों महसूस हो रही थी। दिन के अंत तक उनके पास बेंच पर 16 पूरी तरह से काम करने वाले टैबलेट रखे हुए थे। उन्होंने प्रत्येक टैबलेट पर लगभग $13 ही खर्च किए थे, यानी उनका कुल निवेश $210 था। टूटी हुई स्क्रीन के बावजूद एवलिन का अनुमान था कि वे प्रत्येक डिवाइस को ऑनलाइन $80 या $90 में बेच सकते हैं। इसका मतलब था कि उन्होंने अपने छोटे से निवेश को लगभग $1300 के बिक्री योग्य सामान में बदल दिया था। 4 अन्य टैबलेट इतने क्षतिग्रस्त थे कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें अतिरिक्त पुर्जों के लिए रख लिया गया। एस ने ठीक किए गए उपकरणों के ढेर को देखा, फिर एवलिन की ओर। वह पहले से ही स्क्रीन बदलने के किट और इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छे ऑनलाइन बाजारों की खोज में व्यस्त थी। उसने सिल्वा को भी देखा, जो कैमरे के लेंसों से अपने उंगलियों के निशान बड़े ध्यान से पोंछ रहा था, जिन्हें उसने लगभग खराब कर दिया था। चैप्टर 48। मरम्मत किए गए 16 टैबलेट वर्कबेंच पर घायल सैनिकों की एक टुकड़ी की तरह रखे थे, मानो कर्तव्य के लिए तैयार हों। उनकी टूटी हुई स्क्रीन एक ही बल्ब की रोशनी में चमक रही थी, हर दरार एक नए अवसर की गवाही दे रही थी। उनकी सफलता का नशा उमड़ रहा था, लेकिन एवलिन की हर चीज़ में दिखाई देने वाली कठोर और सटीक कार्यकुशलता ने उस भावना को तुरंत फीका कर दिया। हम इन्हें गली नुक्कड़ पर काला बाजार की घड़ियों की तरह यूं ही नहीं बेच सकते, एवलिन ने कहा। उसकी उंगलियां पहले से ही कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं और वह संभावित शुल्कों से भरी स्प्रेडशीट खोल रही थी। उसने बताया कि ऑनलाइन बाजार तुरंत 15% कमीशन ले लेंगे, फिर शिपिंग सामग्री, डाक खर्च और लेन देन शुल्क जैसे अतिरिक्त खर्च भी होंगे। उसने उन लोगों से होने वाले बीमा घोटालों के बारे में भी चेतावनी दी जो झूठा दावा करेंगे कि टैबलेट टूटे हुए मिले हैं। इन सभी खर्चों से उनका पहले से ही कम मुनाफा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एस ने एक गोली के ठंडे टूटे हुए कांच पर हाथ फेरा। उसे पता था कि वह सही कह रही थी। यह एक वैध व्यवसाय का गैर आकर्षक पहलू था, शुल्क, कर, कागजी कार्रवाई और धोखाधड़ी की दुनिया। यह अंधेरी गली में नकदी के सरल, अंतिम लेन देन से बिल्कुल अलग था। एस को जैसे ही यह विचार आया, उसने तय किया, हमें एक स्थानीय खरीदार ढूंढना होगा। हमें बिना बिचौलियों, बिना शुल्क और बिना शिपिंग के एक मुश्त बिक्री चाहिए। उसने सिल्वा की ओर देखा, जो घबराकर कैमरे का लेंस चमका रही थी। तुम इस शहर में सबको जानते हो। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो जिसे 20 गोलियों की जरूरत हो? शायद कोई छोटा व्यवसाय, कोई चर्च समूह या कोई स्कूल के बाद का कार्यक्रम। सिल्वा का चेहरा अचानक चमक उठा और उसने अपना पॉलिश करने वाला कपड़ा नीचे रख दिया। दरअसल, मैं शायद किसी को जानता हूं, उसने कहा। उनका नाम श्रीमती डेविसन है। वह 5th स्ट्रीट पर ओकवुड कम्युनिटी सेंटर चलाती हैं, जहां एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है और एक कंप्यूटर लैब है जिसमें पुराने उपकरण भरे पड़े हैं। पिछली बार जब मैं वहां गया था, तो सारे बच्चे 2 पुराने लैपटॉप के आसपास जमा थे, जो इतने शोर मचा रहे थे कि जेट इंजन की आवाज़ आ रही थी। श्रीमती डेविसन हमेशा नए उपकरण खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए संघर्ष करती रहती हैं। अगर वह इन टैबलेट्स को देखेंगी तो शायद कृतज्ञता से भर जाएंगी। एक सामुदायिक केंद्र एकदम सही खरीदार था। एस को इसमें विडंबना तुरंत समझ आ गई। यह एक नेक और ईमानदार ग्राहक था, उन अपराधियों से बिल्कुल अलग जिनसे वे अक्सर निपटते थे। एस ने सचमुच उत्साह से भरते हुए कहा, उससे मिलने का इंतजाम करो, लेकिन बात को सहजता से लेना। हमारे पास जो कुछ है, उसका बड़ा चढ़ाकर प्रचार मत करना।
बस उसे बता देना कि मेरे एक दोस्त के नए टेक स्टार्टअप के पास एक स्थानीय संगठन के लिए कुछ बढ़िया रिफर्बिश्ड यूनिट्स बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं। 1 घंटे और कुछ शांत फ़ोन कॉल के बाद सिल्वा ने उसी दोपहर के लिए एक बैठक तय कर ली। योजना अब अमल में आ चुकी थी। श्रीमती डेविसन 60 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला थीं, जिनका चेहरा सौम्य और झुर्रियों से भरा था, और उनकी आंखों में दशकों के मोहल्ले के संघर्षों और छोटी छोटी जीतों का साया था। उनके भूरे बाल एक सलीके से बंधे जूड़े में बंधे थे और उनका हाथ मिलाना दृढ़ और ईमानदार था। उन्होंने उत्सुकता भरी लेकिन पूर्वाग्रह रहित नज़र से नवसुरक्षित कार्यशाला का चारों ओर अवलोकन किया, नए स्टील के दरवाजे, जगमगाते कैमरों और औद्योगिक अलमारियों को देखा, और फिर उनकी नज़र टैबलेटों की सुव्यवस्थित पंक्ति पर टिक गई। तो आप ही वो युवा दिमाग हैं जिन्होंने एजिस सॉल्यूशंस की स्थापना की है, जिसके बारे में माँ को मुझे बता रहा था, उसने गर्मजोशी भरी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में खोखले वादों से भरी व्यवहारिक शंका झलक रही थी। उसने कहा कि शायद आपके पास हमारे तकनीकी डायनासोर प्रदर्शनी के लिए कोई समाधान हो। एस ने टैबलेट्स की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये सभी पूरी तरह से रिफर्बिश्ड और अच्छी तरह से टेस्ट किए गए हैं। हम एक नई कंपनी है, इसलिए हम इन्हें लगभग अपनी लागत पर ही दे रहे हैं। हर एक की कीमत $80 है। इनमें कुछ खामियां हैं, उसने अपने सामने वाले टैबलेट की टूटी हुई स्क्रीन पर टैप करते हुए माना, लेकिन अंदर से ये एकदम बढ़िया हैं। वेब ब्राउजिंग, एजुकेशनल ऐप्स, वीडियो कॉल, आपके बच्चों की हर ज़रूरत के लिए एकदम सही हैं। एवलिन ने उन्हें वह यूनिट थमा दी। श्रीमती डेविसन ने उसे अपने हाथों में पलट कर देखा। दरारों के जटिल जाल को देखकर उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। हे भगवान, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बहुत कुछ देखा हो, उन्होंने कहा, लेकिन उनका लहजा तिरस्कारपूर्ण नहीं बल्कि जिज्ञासा से भरा था। उन्होंने पावर बटन दबाया। स्क्रीन तुरंत रोशन हो गई। टूटे हुए शीशे से परिचित लोगो शान से चमक रहा था। यह बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से होम स्क्रीन पर बूट हो गया। यह काम कर रहा है, उसने कहा। उसका चेहरा सचमुच आश्चर्य से नर्म पड़ गया। उसने एक ड्राइंग ऐप खोला और उसकी उंगली आसानी से रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन पर फिसलती हुई एक झटपट स्माइली बनाने लगी। टच स्क्रीन बहुत ही सेंसिटिव है। ये हमारे पास अभी जो है उनसे बेहतर है, उसने कहा। एवलिन अपने लैपटॉप के साथ आगे बढ़ीं और अपनी प्रक्रिया समझाने लगीं। उन्होंने कहा, हम बाहरी दिखावट की बजाय आंतरिक कार्यक्षमता पर अधिक ध्यान देते हैं। असली सुंदरता तो भीतर होती है। इसके बाद उन्होंने श्रीमती डेविसन को प्रत्येक यूनिट की पूरी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दिखाई, जिसमें प्रोसेसर स्ट्रेस टेस्ट, बैटरी हेल्थ चेक और मेमोरी मूल्यांकन से संबंधित जटिल ग्राफ और पास फेल लॉग शामिल थे। श्रीमती डेविसन ने अगले 15 मिनट तक तीक्ष्ण और व्यवहारिक प्रश्न पूछे, जिनसे उनकी तीव्र बुद्धि का पता चलता था। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, शैक्षिकी सॉफ्टवेयर की भंडारण क्षमता और टिकाऊपन के बारे में पूछा। एवलिन ने हर प्रश्न का त्रुटिहीन और आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर दिया। उनकी प्रस्तुति पेशेवर और आश्वस्त करने वाली थी। एस चुपचाप खड़ा रहा, प्रभावित महसूस कर रहा था। यहीं पर एवलिन की प्रतिभा निखर कर सामने आई। उन्होंने तर्क और तथ्यों का उपयोग करके हर संदेह को दूर कर दिया। अंततः श्रीमती डेविसन ने राहत की एक गहरी सांस ली। वह हार को सबसे अच्छे तरीके से स्वीकार कर रही थीं। ये तो वाकई शानदार है, उसने कहा। हमारा पूरा वार्षिक प्रौद्योगिकी बजट $1000 है। यह आमतौर पर उन 2 पुराने लैपटॉपों को किसी तरह चलाने में खर्च हो जाता है। इतने कम दाम में 16 चालू उपकरण मिलना। उसने मन ही मन हिसाब लगाया और उसके चेहरे पर एक धीमी, प्यारी सी मुस्कान फैल गई, जिससे वह कई साल छोटी लगने लगी। मैं ये सब ले लूंगी, एक एक करके। मुझे आपको केंद्र के खाते से चेक देना होगा। उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। एक चेक ओकवुड कम्युनिटी सेंटर से एस के लिए। यह भुगतान का सबसे ईमानदार और उचित तरीका था जिसकी वह कल्पना कर सकता था। यह मार्कस जैसे व्यक्ति से नकदी से भरा बैग लेने के बिल्कुल विपरीत था। बिल्कुल, एस ने कहा। उसके सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ये गर्व था, पर शुद्ध। इसमें किसी तरह का डर या अपराधबोध नहीं था। लेन देन बड़ी ही शांत और कुशलता से संपन्न हुआ। एवलिन ने अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट से एक पेशेवर और सरल बिल तैयार किया। श्रीमती डेविसन ने स्थिर हाथों से चेक लिखा। कलम कागज़ पर मजबूती से चल रही थी। $1280। उन्होंने चेक एस को दिया और दोनों से मजबूती से हाथ मिलाया। उनकी पकड़ मजबूत और स्नेहपूर्ण थी। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आंखों में ऐसी सच्ची भावना झलक रही थी जिसे देखकर लगभग दर्द हो रहा था। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ उपकरण नहीं है, ये दुनिया तक पहुंच है। ये बच्चों के लिए अवसर है। ये सचमुच एक आशीर्वाद है। सिल्वा ने बक्सों को उसकी पुरानी लेकिन एकदम साफ सुथरी स्टेशन वैगन में रखने में उसकी मदद की। जैसे ही कार चली और कोने पर मुड़ी, वे तीनों अपनी वर्कशॉप के दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहे। एस के हाथ में चेक बेहद महत्वपूर्ण लग रहा था। कागज़ का यह एक टुकड़ा उसे रामोस से मिले सारे पैसों से भी ज़्यादा भारी लग रहा था।
हमने कर दिखाया, सिल्वा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण, हैरान करने वाली मुस्कान फैल गई। हम सचमुच टेक जगत के दिग्गज बन गए हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा और मनोबल प्रमुख से बेहतर पदनाम की जरूरत है। शायद संचालन उपाध्यक्ष। चलिए बिजली के तारों से न टकराने से शुरुआत करते हैं, एवलिन ने रूखेपन से कहा, लेकिन वह अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। उसने ऐसे चेक लिया और उसे रोशनी में दिखाया। पुर्जों की लागत घटाने के बाद हमारा शुद्ध लाभ लगभग $1070 है। यह कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन यह 1000 शुद्ध डॉलर हैं। यही शब्द हवा में गूंज रहा था। साफ सुथरा। ये पैसा किसी भ्रष्ट अधिकारी की रिश्वत या किसी अपराधी सरगना की घूस नहीं थी। ये पैसा उन्होंने एक असली उत्पाद उपलब्ध कराकर कमाया था, जिससे समुदाय को सचमुच फायदा हुआ था। एस ने चेक को देखा, उस पर ओकवुड कम्युनिटी सेंटर की सुंदर लिखावट को। ये किसी दूसरी दुनिया की निशानी जैसा लग रहा था, एक ऐसी दुनिया जिसमें वह बेताब होकर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। वह एहसास इतना प्रबल और इतना सकारात्मक था कि वर्कबेंच पर रखे रामोस के पुराने फ़ोन की कर्कश इलेक्ट्रॉनिक रिंगटोन एक शारीरिक हमले जैसी लगी। वह तीखी, घटिया रिंगटोन उस पल को चीरती हुई सी लगी, मानो उस दुनिया की क्रूर याद दिला रही हो जिसने अब भी उन्हें बुरी तरह जकड़ रखा था। सिल्वा के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। एवलिन की मुस्कान सिकुड़कर एक पतली, सख्त रेखा में बदल गई। कार्यशाला में दोपहर की गर्म हवा पल भर में ठंडी हो गई। एस धीरे धीरे चलकर आया और सस्ते प्लास्टिक के फ़ोन को उठा लिया। स्क्रीन पर मार्कस का एक छोटा सा संदेश चमक रहा था। लेस देन रात 9 बजे गोदाम 7B पर आएं। देर न करें। ग्रेटर दैन। न कोई निवेदन था, न कोई विवरण। ये बस एक आदेश था। ऐसा लगा जैसे उसे उसी गंदगी और खतरे में वापस बुलाया जा रहा हो जिससे वह भागने की कोशिश कर रहा था। बिक्री में मिली सफलता से जो खुशी उसे महसूस हुई थी, वह पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह वही जानी पहचानी ठंडी दहशत ने ले ली जो उसके पेट में बैठी रहती थी। उसने एक हाथ में पकड़े फ़ोन से लेकर दूसरे हाथ में खाली जगह तक देखा जहां चेक रखा था। ये दोनों वस्तुएं विपरीत शक्तियों का प्रतीक थीं जो उसे अलग अलग दिशाओं में खींच रही थीं और उसे 2 हिस्सों में फाड़ देने की धमकी दे रही थीं। उसने अभी अभी अपने जीवन का सबसे साफ सुथरा पैसा कमाया था, और अब उसका अपराधी संरक्षक उसे वापस अंधेरे में बुला रहा था। हमें जाना होगा, एवलिन ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और दृढ़ थी और उसने इसे प्रश्न के रूप में नहीं कहा। मुझे पता है, एस ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। उसकी आवाज़ से पहले वाली गर्माहट गायब हो चुकी थी। उसने एवलिन से चेक सावधानीपूर्वक वापस लिया और उसे वर्कबेंच के सबसे साफ हिस्से के ठीक बीच में रख दिया। वह वहां एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा था, उस बेहतर भविष्य का वादा जिसकी ओर वे काम कर रहे थे। फिर उसने अपनी जैकेट उठाई, वही जैकेट जिसके कपड़े के नीचे नैनो रोबोट्स भिनभिना रहे थे, वही जैकेट जिसे वह अंधेरी जगहों पर काम करते समय पहनता था। सिल्वा, वर्कशॉप संभालो, उसने नए सुरक्षित दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। हम वापस आएंगे। जैसे ही वह और एवलिन ढलती शाम की रोशनी में बाहर निकले, उनके पीछे स्टील के दरवाजे के बंद होने की ठोस आवाज़ सुरक्षा की बजाय पिंजरे जैसी महसूस हुई। चेक अंदर बेंच पर ही पड़ा रहा, हजारों के खूनी संसार में एक अकेला, साफ डॉलर, और गोदाम 7B में जो भी उनका इंतजार कर रहा था, उससे बचने का एकमात्र सहारा। चैप्टर 49। वेयरहाउस 7B तक का सफ़र एकदम शांत था। शहर की हलचल कार की खिड़कियों से टकराकर एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। सामुदायिक केंद्र में मिली पिछली सफलता से जो खुशी का एहसास हुआ था, वह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ठंडे डर ने ले ली थी। एस सीधे आगे देख रहा था, स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़े हुए था कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ रहे थे। एवलिन अकड़ी हुई बैठी सड़कों को देखती रही। तुम्हें पता है, यह एक और परीक्षा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानो कार खुद सुन रही हो। यह उसका एक और जाल है। वह हमेशा कोई न कोई जाल बिछाता है। मुझे पता है, एस ने तनाव भरी आवाज़ में जवाब दिया। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अभी नहीं। जो बात उन्होंने जोर से नहीं कही, वह थी असली वजह, उन्हें भाग जाने और हमेशा के लिए गायब हो जाने से पहले एस के और पैसों की ज़रूरत थी। वेयरहाउस 7B नाम के अनुरूप ही था, औद्योगिक क्षेत्र के सुदूर किनारे पर स्थित नालीदार धातु का एक विशाल, जर्जर ढांचा, जो जंग लगे कांटेदार तारों से घिरी जालीदार बाड़ से घिरा हुआ था। वहां जीवन के एकमात्र संकेत एक तरफ के प्रवेश द्वार के पास खड़ी 2 काली एसयूवी और आधे खुले दरवाजे से आती धुंधली पीली रोशनी थी। अंदर ही मार्कस उनका इंतजार कर रहा था, अंधेरे में एक विशालकाय आकृति की तरह खड़ा था। अंदर धूल, बासी तेल और किसी तांबे जैसी गंध से हवा भरी हुई थी, जिसे एस पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा था। काफी देर लगा दी, मार्कस ने अभिवादन किए बिना ही कहा। बॉस के पास तुम्हारे लिए एक काम है, एक नाजुक काम। वह उन्हें उस विशाल गुफा जैसे कमरे में और अंदर ले गया, जहां फीके पड़ चुके शिपिंग लेबल वाले बक्सों के ढेर लगे थे। एक वैन जिसमें बहुत महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान थे आज रात आने वाली थी। ड्राइवर ने जवाब देना बंद कर दिया है और वैन का GPS भी काम नहीं कर रहा है।
हमें ये पता लगाना है कि ड्राइवर रास्ता भटक गया, उसने माल चुरा लिया या फिर उसे लूट लिया गया। वह एक छोटे अव्यवस्थित कार्यालय के सामने रुका। डेस्क पर एक खुला लैपटॉप रखा था जिसकी स्क्रीन पर एक नक्शा दिख रहा था जिस पर एक लाल बिंदु स्थिर था। यह आखिरी ज्ञात स्थान है। पश्चिम की ओर एक पुराना सेल्फ स्टोरेज परिसर। आपका काम वहां जाना, वैन को ढूंढना और पता लगाना है कि क्या हुआ। सामान को मत छूना, बस वापस आकर रिपोर्ट देना। समझ गए? काम आसान लग रहा था। बहुत आसान। एस को एक जाल का आभास हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाल कैसे खुलेगा। हमें पता चाहिए होगा, एवलिन ने गंभीर स्वर में कहा। मार्कस ने कागज के एक टुकड़े पर उसे लिखा और एस की ओर बढ़ा दिया। जल्दी करो। और बच्चे, एस के जाने के लिए मुड़ते ही उसने आगे कहा, इसे खराब मत करना। बॉस को सामान का नुकसान पसंद नहीं है। पता उन्हें एक कम रोशनी वाले फैले हुए खाली मैदान तक ले गया जो एक जैसे गराज शैली के भंडारण इकाइयों की कतारों से भरा हुआ था। वह जगह वीरान लग रही थी। केवल दूर से आती राजमार्ग की धीमी आवाज़ और बाड़ पर अटके प्लास्टिक के थैले की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। उनकी हेडलाइट्स इकाइयों पर घूमी और अंत में एक कोने में खड़ी एक सफ़ेद पैनल वैन पर रुकी जिसके पिछले दरवाजे थोड़े खुले हुए थे। बस यही है, एस ने इंजन बंद करते हुए फुसफुसाया। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह गहरा और अशुभ था। कुछ तो गड़बड़ है, एवलिन ने कहा। उसकी नज़रें कमरों के बीच की अंधेरी जगहों पर घूम रही थीं। यहाँ बहुत सन्नाटा है। एस ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। यहीं रहो, इंजन चालू रखो। अगर तुम्हें कुछ भी दिखे या सुनाई दे तो तुरंत यहाँ से निकल जाना। मेरा इंतज़ार मत करना। एस, उसने बहस शुरू कर दी। बस कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। रामोस के साथ यही उसका समझौता था। जोखिम उठाना उसकी जिम्मेदारी थी। वह कार से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसकी त्वचा को छू रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऑडियो एनहांसमेंट एंगेज का उपयोग करते हुए ध्यान केंद्रित किया। अचानक दुनिया आवाज़ों से भर उठी। कीड़ों की सरसराहट, कुछ ही दूरी पर स्थित एक पावर ट्रांसफार्मर की गूंज, पास के पेड़ पर एक पक्षी के दिल की तेज धड़कन। उसने उन आवाज़ों को एक तरफ धकेल दिया और अपना ध्यान वैन पर केंद्रित किया। तभी उसने वह आवाज़ सुनी, एक धीमी, दर्द भरी कराह। और कुछ आवाज़ें। दो आदमी दबी हुई, तनावपूर्ण फुसफुसाहट में बहस कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... मैंने तुमसे कहा था कि यह एक बुरा विचार है। रामोस हमारा सिर काट देगा। चुप रहो और इसे उठाने में मेरी मदद करो। हम वैन को यहीं छोड़ देंगे और गायब हो जाएंगे। वे अपहरणकर्ता नहीं थे, वे रामोस के ही आदमी थे। ड्राइवर और उसका साथी, वे ही माल चुरा रहे थे और लापरवाही के कारण पकड़े गए। यह कोई साधारण तलाशी अभियान नहीं था। रामोस ने एस को खुद इस धोखे का पता लगाने के लिए भेजा था। यह एक सफाई अभियान था और एस अब इसके केंद्र में था। एस गोदामों की आड़ लेते हुए धीरे धीरे पास आया। उसने कोने से झांका। दो आदमी वैन से एक भारी बक्सा निकालकर खुले गोदाम में रखने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक, जो कम उम्र का था और घबराया हुआ लग रहा था, अपने पैर पर जोर दे रहा था। दूसरा, जो ज्यादा हट्टा-कट्टा था और गुस्से में दिख रहा था, ज्यादातर भार उठा रहा था। एस के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। वह बस वहां से चला जा सकता था और बता सकता था कि वैन खाली थी। ये सुरक्षित विकल्प होता जिससे सीधी लड़ाई से बचा जा सकता था। लेकिन रामोस को पता चल जाता कि वह झूठ बोल रहा है। मार्कस शायद कहीं आसपास से देख रहा होगा। ये सब बस परीक्षा का एक और चरण था। वह यूं ही पीछे नहीं हट सकता था। उसे समझदारी से काम लेना था। उसे इस स्थिति को अपने फायदे में बदलने का कोई रास्ता ढूंढना था। उसने फिर से ध्यान केंद्रित किया, इस बार सुनने पर नहीं बल्कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने पर। उसने अपने हाथों को अपने मुंह के चारों ओर रखा और ऑडियो एनहांसमेंट का उपयोग करके अपनी आवाज़ को और गहरा किया, जिससे ऐसा लगा जैसे वह वैन के दूसरी तरफ से आ रही हो। उसने चिल्लाकर कहा, अरे तुम दोनों यहीं रुक जाओ। प्रतिक्रिया तुरंत हुई। दोनों आदमी जम गए। घबराहट में उनके सिर ऊपर उठ गए। छोटे आदमी ने हैरानी से चीख मारी और उसके हाथ से बक्सा छूट गया। भारी बक्सा गिरकर बड़े आदमी के पैर पर जा गिरा। वह दर्द और गुस्से से चिल्लाया और अपने साथी को धक्का देकर दूर कर दिया। तुम बेवकूफ़ हो, वह चिल्लाया। यह मैं नहीं था, मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी, छोटे वाले ने जोर देकर कहा। जब वे आपस में बहस कर रहे थे और उनका ध्यान कहीं और बटा हुआ था, एस ने फुर्ती से काम लिया। वह चुपके से वैन के ड्राइवर की सीट की ओर खिसक गया। खिड़की खुली थी, इसलिए उसने अंदर हाथ डालकर इग्निशन से चाबियां निकाल लीं। फिर वह बिना कोई आवाज़ किए वापस अंधेरे में गायब हो गया। दोनों आदमी अब दबी आवाज़ में जोर जोर से बहस कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और पूरी तरह से डरे हुए लग रहे थे। भागने की उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। एस वापस कार की ओर बढ़ा और यात्री सीट पर बैठ गया। उसने वैन की चाबियां डैशबोर्ड पर फेंक दीं। एवलिन ने उसे घूर कर देखा, फिर चाबियों को। क्या हुआ? तुमने क्या किया?
उसने पूछा। मुझे समस्या मिल गई है, एस ने थोड़ी तेज सांस लेते हुए कहा। और मैंने उसे काबू में कर लिया है। वे कहीं नहीं जा सकते। अब हम मार्कस को बुलाते हैं। उसने डिस्पोजेबल सेल फोन निकाला और डायल किया। मार्कस ने तुरंत जवाब दिया। तो मार्कस ने कहा। एस ने साफ और सटीक शब्दों में बताया, वैन यही है और माल लगभग पूरा अंदर ही है। तुम्हारे लोग इसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। अब वे डरे हुए हैं और आपस में झगड़ रहे हैं। वैन की चाबियां मेरे पास हैं। फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर मार्कस ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा वहीं रुको। 10 मिनट बाद 2 काली एसयूवी गाड़ियां तेजी से पार्किंग में आकर रुकीं। मार्कस और 3 अन्य लोग बाहर निकले। उन्होंने एस की कार की तरफ देखा तक नहीं। वे सीधे वैन की ओर चल पड़े। दोनों चोरों के बीच की बहस जल्द ही बेतहाशा गिड़गिड़ाने और बहानेबाजी में बदल गई। हाथापाई की आवाज़ आए, एक दबी हुई चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। एस सीधे सामने घूर रहा था, उसका जबड़ा कसा हुआ था। वह देखना नहीं चाहता था कि क्या हो रहा है। उसने अपना काम कर दिया था और चोरों को रामोस के हवाले कर दिया था। वह कारगर साबित हुआ था। मार्कस उनकी कार के पास गया और खिड़की पर थपथपाया। एस ने खिड़की नीचे कर दी। मालिक संतुष्ट हैं, मार्कस ने सपाट स्वर में कहा। उसने खिड़की से एक मोटा लिफाफा अंदर दिया। ये पिछली बार के भुगतान से भी भारी था। ये तुम्हारी इनाम राशि है। अब जाओ। एसयूवी वैन और दोनों गद्दारों को लेकर चली गई। गोदाम में फिर से सन्नाटा छा गया। एवलिन ने एक कांपती हुई सांस छोड़ी, मानो वह 1 घंटे से सांस रोके हुए थी। उन्होंने उनके साथ क्या किया? उसने पूछना शुरू किया। नहीं, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। वह इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह बस अपनी गोद में रखे लिफाफे को घूरता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये खून का पैसा हो, बिल्कुल पहले की तरह। यूनिट B17 तक वापसी का सफ़र जाते समय के सफ़र से भी कहीं ज़्यादा शांत था। लिफाफे का वज़न किसी भारी ईंट की तरह महसूस हो रहा था। जब वे आखिरकार पहुंचे तो सिल्वा दरवाजे पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? क्या तुम लोग ठीक हो? उसने चिंता से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। हम ठीक हैं, एवलिन ने थकी हुई आवाज़ में कहा। वह कार से उतरी और बिना कुछ और कहे अंदर चली गई। एस उसके पीछे पीछे गया और लिफाफे को कम्युनिटी सेंटर के चेक के बगल में वर्कबेंच पर रख दिया। दोनों रकमें अगल बगल रखी थीं, जिनमें एक गहरा अंतर था। एक साफ सुथरी और मेहनत से कमाई हुई थी, दूसरी काले धंधे में डूबी हुई और जिसकी कीमत वह बताना नहीं चाहता था। उसने देखा कि एवलिन ने जैकेट उतारते समय हल्का सा दर्द महसूस किया। उसकी बांह पर गहरे बैंगनी रंग का एक निशान उभर रहा था। उसने पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। एवलिन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? उसने पूछा। उसने अपनी बांह को ऐसे देखा मानो उसे पहली बार देख रही हो। कुछ नहीं, शायद कहीं टकरा गई होगी। लेकिन उसका बहाना कमज़ोर और बेतुका था। चोट किसी टक्कर से नहीं लगी थी, बल्कि उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, मानो किसी ने उसकी बांह को बहुत जोर से पकड़ा हो। अचानक एस को सब कुछ समझ आ गया। उसे उसकी थकावट, नया घाव और हाल ही में उसकी घबराहट का कारण समझ आ गया। ये सिर्फ उनकी मुश्किल परिस्थिति के कारण नहीं था। तुम वापस लौट गई, उसने शांत और गंभीर स्वर में कहा। वह उस पर आरोप नहीं लगा रहा था, वह बस सच्चाई को स्वीकार कर रहा था। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम भूमिगत लड़ाइयों में वापस नहीं जाओगी, लेकिन तुम वापस लौट गई। एवलिन ने इसे नकारने की कोशिश नहीं की। वह बस वर्कबेंच से टेक लगाकर खड़ी हो गई, मानो पूरी तरह से हार मान चुकी हो। हमारे वैध धंधे से जो पैसा आता है वह हमारी भावी कंपनी के लिए है, लेकिन मेरा किराया कल ही देना था और सारा पैसा खत्म हो गया। लड़ाई झगड़े से जल्दी पैसा मिल जाता है। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक रात के लिए होगा, लेकिन बात बिगड़ गई। जिस आदमी से मेरी लड़ाई हुई वह दिखने में जितना बड़ा लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा भारी था। एस ने उसकी चोटिल बांह से लेकर रामोस के पैसों वाले लिफाफे तक की ओर देखा। उसे 2 अलग अलग तरह के खतरे दिखाई दिए, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही था, दर्द और हताशा। वह मेज के पास गया, लिफाफा खोला और उसमें से नोटों का एक बंडल गिनकर निकाला। फिर वह एवलिन के पास वापस आया और उसे पैसे दे दिए। इसे ले लो, उसने उससे कहा। उसने पैसों की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, यह कोई खैरात नहीं है, उसने सख्ती से कहा और उसकी बात काट दी। ये तुम्हारी तनख्वाह का अग्रिम भुगतान है। तुम एजिस सॉल्यूशंस में पार्टनर हो। पार्टनर्स को किराया चुकाने के लिए किसी तरह की तंगी नहीं झेलनी चाहिए। उसने पैसे उसके हाथ में थमा दिए। ये सब आज रात खत्म होगा। अब हमारे पास दूसरे विकल्प हैं। एवलिन ने अपने हाथ में मौजूद पैसों को देखा और फिर एस की ओर देखा। उसकी आंखों में दिख रहा चुनौती भरा भाव धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह गहरी राहत का भाव आ गया। उसका कठोर मुखौटा आखिरकार टूट गया और उसके अंदर छिपी थकी हुई और डरी हुई युवती सामने आ गई।
उसने उसे एक तीखा सिर हिलाकर जवाब दिया। वह इतनी भावुक थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। एस ने बेंच पर रखे पैसों के 2 ढेरों को देखने के लिए पीछे मुड़ा। अब आगे का रास्ता उसके लिए काफी स्पष्ट था, लेकिन साथ ही साथ अधिक खतरनाक भी। साफ सुथरे पैसों की रक्षा करने के लिए, एवलिन की रक्षा करने के लिए और उनके भविष्य की रक्षा करने के लिए, वह जानता था कि उसे इस अंधेरी, आपराधिक दुनिया से निपटना जारी रखना होगा। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह उसे उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनने देगा। ये वह कीमत थी जो वह उसे चुकाने नहीं देना चाहता था। चैप्टर 50। यूनिट B17 में सन्नाटा गहरा और भारी लग रहा था। एकमात्र आवाज सिल्वा द्वारा स्थापित सुरक्षा प्रणाली की धीमी, लगातार गूंज थी। वर्कबेंच पर सामुदायिक केंद्र का चेक आशा की एक चमकदार सफेद आयत की तरह पड़ा था। ठीक उसके बगल में रामोस का नकदी से भरा लिफाफा था, जो गोदाम के काम के लिए उसका भुगतान था, और ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ पर एक गहरा साया मंडरा रहा हो। एस के दिमाग से वो दृश्य निकल ही नहीं रहे थे। उसे बार बार उन दोनों आदमियों के घबराए हुए चेहरे और बड़े आदमी द्वारा छोटे आदमी को धक्का देने का दृश्य दिखाई दे रहा था। उसे अभी भी एसयूवी गाड़ियों के तेजी से भागने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। भले ही उसने गोली नहीं चलाई थी या किसी को मुक्का नहीं मारा था, लेकिन उन्हीं की वजह से उन दोनों को उनकी मौत का सामना करना पड़ा था। अपराधबोध उसके पेट में एक ठंडे, भारी पत्थर की तरह बैठा था। कार से एवलिन की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, ये हमेशा एक जाल होता है। उसे एहसास हुआ कि वह खुद ही इस जाल में फंस गया है और रामोस का मोहरा बन गया है। रामोस के बना फोन की अचानक बजी घंटी ने शांत कमरे को गोली की तरह चीर दिया, जिससे एस चौंक गया। संदेश हमेशा की तरह संक्षिप्त और आदेशात्मक था। लेस देन, अभी तुरंत ऑफिस आइए। ग्रेटर दैन। इसमें कोई पता शामिल नहीं था क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। वे सभी जानते थे कि द ऑफिस शहर के बीचों बीच स्थित एक साधारण सी दिखने वाली अकाउंटिंग फर्म का पिछला कमरा था, जो रामोस के सार्वजनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। एवलिन ने उसकी ओर देखा, चिंता से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। हाँ, मैं करता हूँ, एस ने खोखली आवाज में जवाब दिया। अगर मैं नहीं करता तो वह मार्कस को मुझे लेने यहाँ भेज देगा। मैं उससे यहाँ आने की बजाय वहीं उसका सामना करना ज्यादा पसंद करूंगा। शहर की ओर उनकी यात्रा खामोश और गंभीर थी, मानो किसी अंतिम संस्कार का जुलूस चल रहा हो। उन्होंने उस शानदार कांच की इमारत से एक ब्लॉक दूर गाड़ी खड़ी की। एस गाड़ी से उतरा और अकेले अंदर चला गया, एवलिन को गाड़ी में पहरा देने के लिए छोड़कर। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ठंडी, बेरुखी भरी मुस्कान दी और उसे एक भारी ओक के दरवाजे की ओर इशारा किया। दूसरी तरफ का कमरा उसके पुराने खस्ताहाल बंदरगाह कार्यालय या जुए के अड्डे जैसा बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय वह महोगनी की लकड़ी, मुलायम चमड़े की कुर्सियों और महंगी कलाकृतियों से सुसज्जित था। रामोस एक विशाल, खाली डेस्क के पीछे बैठा था, जो किसी अपराधी सरगना की बजाय एक शक्तिशाली सीईओ जैसा लग रहा था। मार्कस खिड़की के पास खड़ा था, उसकी विशाल और प्रभावशाली उपस्थिति परिष्कृत परिवेश से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। रामोस ने शांत भाव से अपनी उंगलियों को आपस में मिलाते हुए कहा। उनकी आवाज़ सहज और बातचीत वाली थी। लापता माल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जिस तरह से आपने इसे संभाला वह उत्कृष्ट था। आप कुशल और व्यवहारिक थे, आपने समस्या को पहचाना और बिना किसी अनावश्यक नाटक के उसे नियंत्रित कर लिया। यह एक दुर्लभ कौशल है। एस चुप रहा, वह बस रामोस के असली मुद्दे पर आने का इंतजार करता रहा। आपके कार्यों ने मुझे यहाँ आपकी भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है, रामोस ने आगे कहा। छोटी रकम के लिए वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट करवाना आपकी अद्वितीय प्रतिभा का दुरुपयोग है। मेरे पास आपके लिए एक नया प्रस्ताव है, एक कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य। वह थोड़ा आगे झुका, उसकी गहरी आंखें एस की आंखों में टिक गईं। द सफायर लाउंज नाम की जगह पर एक हाई स्टैक्स प्राइवेट पोकर टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें भाग लेने की फीस बहुत ज्यादा है और सभी खिलाड़ी बहुत प्रभावशाली लोग हैं। उनमें से एक खिलाड़ी मेरा कारोबारी सहयोगी है। हमारे संबंधों को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वह उस रात बहुत सफल रहे। एस तुरंत समझ गया और यह एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम चाहते हो कि मैं उसे धोखा देने में मदद करूं? मैं चाहता हूं कि तुम ये सुनिश्चित करो कि नतीजा उसके पक्ष में हो, रामोस ने उसे सुधारते हुए कहा। उसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि दोनों विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारे विशेष कौशल इस काम में बहुत काम आएंगे। तुम दूसरे खिलाड़ियों को देखोगे, उनकी अनजाने में बनी आदतों या संकेतों को पहचानोगे और चुपके से वह जानकारी आगे पहुंचाओगे। मेरे साथी को अच्छी खासी रकम मिलेगी और तुम्हारी मदद के बदले तुम्हें उसकी जीत का 10% मिलेगा। उसने एक रकम बताई। एस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पास इतनी रकम होगी। इतनी रकम से वह बढ़िया उपकरण खरीद सकता था, पूरे साल के लिए अपना कारोबार चला सकता था और सही निवेश कर सकता था। यह महज एक भुगतान नहीं था, यह आज़ादी का वादा था। लेस देन सिस्टम अलर्ट, नया कार्य ग्रेटर देन। लेस देन कार्य, सैफायर लाउंज में घुसपैठ करें।
अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करें। ग्रेटर दैन, लेस देन पुरस्कार, न्यूरल इंटरफेस LV.2। सिस्टम XP जोड़ 200। ग्रेटर दैन, लेस देन असफलता का दंड, प्रतिद्वंद्वी संगठन द्वारा भौतिक ब्रांडिंग। ग्रेटर दैन, नीले रंग में लिखा हुआ शब्द उसकी आंखों के सामने चमक रहा था। इनाम एक जबरदस्त अपग्रेड था। सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए दर्दनाक निशानों का एक भयानक अनुभव झेलना पड़ा। और अगर मैं मना कर दूं तो? एस ने पूछा। उसके मुंह से निकला ये सवाल कड़वाहट और निराशा से भरा हुआ था। रामोस की दोस्ताना मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कमरा अचानक बहुत ठंडा लगने लगा। खिड़की के पास खड़े मार्कस ने घबराकर अपनी मुद्रा को ठीक किया। इनकार करना विश्वासघात माना जाएगा, रामोस ने धीमी आवाज में कहा। इससे मुझे लगेगा कि आपके लक्ष्य अब मेरे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। मुझे आपको और आपके दोस्तों को दी गई उदार सुविधाओं पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपके लिए काम करना न तो आनंददायक होगा और न ही लाभदायक। आप अनिश्चित काल तक मेरे लेखा परीक्षक के पद पर बने रहेंगे, पदोन्नति का कोई अवसर नहीं होगा। विकल्प बेहद सीधा था। वह या तो इस भयानक काम को स्वीकार कर ले, रामोस की आपराधिक दुनिया में और गहराई तक डूब जाए और उस पैसे का इस्तेमाल बाद में अपनी आज़ादी खरीदने के लिए करे, या फिर वह इनकार कर दे और रामोस के निचले स्तर के गुंडे के रूप में हमेशा के लिए फंसा रहे, जबकि उसके दोस्तों को उसके इस फैसले की कीमत चुकानी पड़े। श्रीमती फ्लोरेस से क्लीन चिट मिलना मानो एक बहुत दूर की बात लग रही थी। एक ईमानदार भविष्य के उस सपने को बचाने के लिए उसे पहले वर्तमान के भ्रष्टाचार से बचना था। उसने एवलिन के हाथ पर लगे चोट के निशान और सिल्वा की बेहतर जीवन की बेताब उम्मीद के बारे में सोचा। उसे अपनी कार्यशाला याद आई, जो उनके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह बची थी। जब उसने रामोस की ओर देखा और उसकी आंखों में ठंडी, हिसाब किताब वाली नज़र देखी, तो वह समझ गया कि अब आगे बढ़ने का केवल एक ही रास्ता है। मैं ये करूंगा, एस ने कहा। उसकी आवाज़ में भावनाओं का कोई अंश नहीं था। बहुत बढ़िया, रामोस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैच कल रात है। मार्कस आपको सारी जानकारी दे देगा। मुझे निराश मत करना। यह एक स्पष्ट बर्खास्तगी थी। एस मुड़ा और दफ्तर से बाहर निकल गया। उसके पैर मानो शीशे के समान भारी लग रहे थे। लेखा फर्म का चिकना, शांत गलियारा अब पेशेवर नहीं लग रहा था। यह एक सुरंग जैसा लग रहा था जो सीधे जेल की कोठरी की ओर ले जा रही हो। एवलिन कार में इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अनकहे सवाल भरे थे। वह यात्री सीट पर बैठ गया और उसे अपनी मुलाकात के बारे में सब कुछ बताया। वह नौकरी जो उसे मजबूरी में लेनी पड़ी, इसमें शामिल बड़ी रकम और इसके साथ जुड़ा भयानक खतरा। उसके चेहरे पर तुरंत चिंता के भाव उभर आए। एस, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक है। सोचो, अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा? मेरे पास क्या विकल्प है, एवलिन? वह गुस्से से बोला। उसकी हताशा और डर आखिरकार फूट पड़े। अगर मैं मना कर दूं, तो वह हमें कुचल देगा और हमारा सब कुछ छीन लेगा। ये नौकरी ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। वह पैसा ही इस मुसीबत से निकलने का हमारा एकमात्र रास्ता है। उसने फिर से कहा। उसकी आवाज़ हताश थी। वह तुम्हें खरीद रहा है, एस। वह तुम्हें इतना पैसा दे रहा है कि तुम इस बात को नज़रअंदाज करने को तैयार हो कि वह तुम्हें किस चीज़ में बदल रहा है। मुझे बिल्कुल पता है कि यह क्या है। उसने अपने हाथ की हथेली से डैशबोर्ड पर जोर से मारा, जिससे कार में जोरदार आवाज़ गूंज उठी। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। मुझे पता है, लेकिन यही एकमात्र विकल्प बचा है। वे घुटन भरी खामोशी में अपनी वर्कशॉप की ओर वापस लौटे। वहां पहुंचते ही उनके दोस्त सिल्वा को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ? वह तुमसे क्या चाहता था? एस ने खबर को नर्म करने की कोशिश नहीं की। उसने अपराध सरगना रामोस द्वारा दिए गए क्रूर विकल्प को स्पष्ट रूप से बताया। सिल्वा का चेहरा चिंता से एकदम भयभीत हो गया। सैफायर लाउंज, एस, वो जगह विंसेंजो की है। वो पुराने जमाने का माफिया है। अगर उसने तुम्हें धोखा देते हुए पकड़ लिया, तो वो पुलिस को नहीं बुलाएगा। सिल्वा ने एक गंभीर इशारा किया जिसे समझाने की जरूरत नहीं थी। हमें एक योजना बनानी होगी, एवलिन ने कहा। उसकी व्यवहारिक सोच ने उसके डर पर काबू पा लिया। वह अपने लैपटॉप की ओर बढ़ी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। सैफायर लाउंज एक सदस्यों के लिए ही बना क्लब है, जहां सुरक्षा बहुत कड़ी है। हमें आपको बिना किसी शक के अंदर ले जाने का रास्ता खोजना होगा। मैं उसे अंदर ले जा सकता हूं, सिल्वा ने अचानक कहा। दोनों उसकी तरफ देखने के लिए मुड़े। मेरे चचेरे भाई का एक दोस्त वेटर है। उसे पिछले हफ्ते ही एक अच्छे रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया है। शायद वह इसको वहां एक रात के लिए अस्थायी कर्मचारी के रूप में नौकरी दिलवा सकता है। यह एक बढ़िया बहाना होगा। यह एक जोखिम भरी और जोखिम रहित योजना थी, लेकिन उनके पास यही एकमात्र विकल्प था। अगले 24 घंटों तक उन्होंने लगातार तैयारी की। एवलिन ने सैफायर लाउंज के बारे में हर संभव जानकारी जुटाई, जिसमें उसका लेआउट और सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल थी। सिल्वा ने इसके लिए एक रात के लिए वेटर की नौकरी दिलाने के लिए अपने सभी जान पहचान वालों से संपर्क किया।
एस ने अपना समय ऑडियो एनहांसमेंट की क्षमता का परीक्षण करने में बिताया और आने वाले चीट के भारी मानसिक तनाव से निपटने के लिए एक साथ कई बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। मैच की रात एस ने एक कड़क उधार ली हुई सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहनी। उसने वर्कशॉप की अंधेरी खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन उसे कोई सीईओ नहीं दिखा। उसे बस एक मोहरा अपनी जगह पर रखा जाता हुआ दिखाई दिया। एवलिन ने उसे एक छोटा, लगभग अदृश्य ईयरपीस थमा दिया। यह एक तरफा उपकरण है। मैं बाहर कार में बैठकर पुलिस बैंड पर नज़र रखूंगी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सिल्वा सड़क के उस पार बार में होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं चेकमेट कहूंगी और तुम्हें तुरंत वहां से निकल जाना होगा। एस ने कान में ईयरपीस लगाते हुए सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और अपने फैसले के भारी बोझ को महसूस किया। वह अपने उस वैध कारोबार को बचाने के लिए एक अपराधी सरगना के लिए कानून तोड़ने वाला था, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। यह एक भयानक विडंबना थी कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर उसका रास्ता अब सबसे गंदे कामों से भरा हुआ था। अब जाने का समय हो गया है, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। वह रात के अंधेरे में बाहर निकल पड़ा, शैतान के दांव की ओर बढ़ रहा था और उम्मीद कर रहा था कि अंततः मिलने वाला इनाम उसकी आत्मा को होने वाली कीमत के लायक होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।